हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, मैकेनिकल वेव एंड वेव इक्वेशन। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की दुनिया से बाहर निकल के आ गए अपन लोग जो है। एक मिनट यार ना, है ना। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में? जबरदस्त ना। अच्छा, सो आई होप आप लोगों ने मेरे साथ साथ होमवर्क वगैरह उसमें किया होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी हम लोगों ने जस्ट फिनिश किया है, और ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट है। इसमें साउंड वेव वाला जो पार्ट है ना, वो बच्चों जेई एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जाके जेई एडवांस के पेपर उठा के देख लो, हर साल इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है ना। जेई मेन, जेई एडवांस में इसमें से डेफिनेटली आपसे पूछा जाता है। तो मतलब ये है कि एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपका मतलब टॉपिक जो कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको हम जस्ट पढ़ रहे होते हैं, जिनकी प्रोबेबिलिटी फिर भी कम होती है रिलेटिवली, कि इसमें से आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन ये वो टॉपिक है जिनमें से डेफिनेटली आता है। ठीक है। तो डेफिनेटली जो आता है ना बच्चों, हाँ डेफिनेटली जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो साउंड वेव वाला पार्ट है, उससे डेफिनेटली आता है। लेकिन साउंड वेव समझ में तब आएगा जब आपको वेव ऑन स्ट्रिंग समझ में आता होगा। वेव ऑन स्ट्रिंग और साउंड वेव को रिलेट करते हुए बच्चों, हम जो है जिंदगी में पहली बार वेब पढ़ने जा रहा हूँ। आप बेसिक से पढ़ाओगे, देख लीजिएगा आपको एक क्लास देने में 1 घंटा 1.5 घंटा देने में क्या फर्क पड़ता है, आपको आइडिया लग ही जाएगा थोड़ी देर बाद ना। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक? यहाँ तक ठीक है बच्चों। से ये टॉपिक की इंपॉर्टेंस मैं उसके हिसाब से तो नहीं बता रहा कि शीट वगैरह में मैं आपको क्वेश्चंस काउंट करवाऊं, क्योंकि वो हमारा टाइम किल करता है ना। क्योंकि हमें आज 2 चीजें बतानी है, मैकेनिकल वेव एंड वेव इक्वेशन आज मुझे तुम्हें पढ़ाना है। तो अपन डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आ जाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमारा जो टॉपिक है दैट इज मैकेनिकल वेव। दिस टॉपिक नेम इज मैकेनिकल वेव। सो दो दो तरीके की वेव हम यहाँ पे इस टॉपिक में पढ़ेंगे बच्चों, मैकेनिकल वेव में। मैकेनिकल वेव मतलब लाइक टॉपिक का नाम मैकेनिकल वेव क्यों है, और क्यों हम इसे स्पेशली ये नाम नहीं दिया वेव ऑन स्ट्रिंग या साउंड वेव, क्यों नहीं बोला हम लोगों ने ना इसको। सो बेसिकली इस चीज को समझने से पहले, व्हाई वी कॉल इट मैकेनिकल वेव, वेव ऑन स्ट्रिंग एंड साउंड वेव को मैकेनिकल वेव क्यों बोला जाता है बच्चों? क्योंकि हम दो तरीके की वेव यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। एक है बच्चों वेव ऑन स्ट्रिंग, और दूसरी है साउंड वेव। इन दोनों को कंबाइंडली मैकेनिकल वेव क्यों बोला जाता है, ये बात मैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अपन अंडरस्टैंड करेंगे कि वेव क्या होता है पहले तो। व्हाट इज वेव? वेव क्या होता है भाई? हाँ जी, वेव होता क्या है? तरंग। तरंग, अच्छा बहुत बढ़िया है, आपने इंग्लिश का ट्रांसलेशन कर दिया हिंदी में, है ना। ये तो बहुत बढ़िया बात है। लहर, क्या बात है। मैं पूछ रहा हूं कि वेव होता क्या है, डेफिनेशन बताओ, तुम उसका ट्रांसलेशन कर करके बता रहे हो सर आपको नहीं पता हिंदी में इसको तरंग भी बोलते हैं। और नहीं पता, लहर जो होती है सर उसको वेव बोलते हैं, है ना। बहुत बढ़िया। व्हाट इज वेव बच्चों? कोई ऐसा एक एग्जाम्पल बताओ जो वहां पे आपने वेव जो है देखी हो, एक ऐसा एग्जाम्पल। पानी में जब आप पत्थर गिराते हो, ठीक है ना, सबसे बेसिक एग्जांपल तो बच्चों वही है। पानी में जब पत्थर गिराते हो तो वहां पे लहर बनती है ऐसे करके, ठीक है। और वो उसे वेव बोलते हैं अपन जो है, वो कहलाती है बच्चों वेव ऑन दी वाटर सरफेस। ये तो आप लोगों ने सबने देखा ही होगा, है ना। और देखो बच्चों, अगर कभी गोवा वगैरह घूमने गए हो आप, आपको मौका मिला हो, वहां पे भी बोलते हैं कि देखो ये वेव आ रही है। जो तुमने लहर वहर जो नाम लिए ना, उन्हीं से पहले मैं तुम्हें लेके चलता हूँ आगे ना, तो वहां पे भी बोलते हैं कि वेव आ रही है,
है ना, उन्हें भी वेव बोलते हैं बच्चों, ठीक है। उनको भी वेव बोलते हैं। एक और आप लोगों ने अपनी लाइफ में एक चीज और कभी एक्सपीरियंस की हो, कभी आप अब ट्रेन का वेट कर रहे हो रेलवे स्टेशन पे, और वहां पे आपने कभी जो मालगाड़ी होती है खड़ी हुई देखी आपने ना, जब वो चलना स्टार्ट करती है, ठीक है, चलना स्टार्ट करती है बच्चों, जैसे ही इंजन आगे चलता है तो एक खट की आवाज आती है, क्योंकि जब गाड़ी ने ब्रेक लगाए होते हैं ना, तो इंजन रुका होता है, तो ये जो पीछे वाले जो इसके डब्बे होते हैं ना, वो थोड़े आगे आके ऐसे रुक जाते हैं, ठीक है, रुक गए। तो इनके जो डब्बों के बीच में जो इनको जो ज्वाइन करने वाला जो इस तरीके का जो हुक लगा होता है ना बच्चों, उसमें यहाँ पे बीच में गैप आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाता है बच्चों, गैप आ जाता है, क्योंकि ट्रेन का इंजन रुका, पीछे से आके रुकी, ये रुकी, तो बच्चों यहाँ पे ये हुक जो है थोड़ा ढीला हो जाएगा, ऐसे करके सारे डब्बों के साथ ऐसा होगा। जैसे इंजन चलना स्टार्ट करता है, इंजन जैसे ही चला तो ये इसको खट मारता है, ठीक है, आवाज आती है ना यहाँ पे ऐसे करके, इंजन जैसे इसको खींचेगा एक आवाज यहाँ पे आएगी। और तुमने इस आवाज को देखा होगा कि जो इंजन के जस्ट पास वाले डब्बे में स्टार्ट होती है और थोड़ी देर बाद इधर खट 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 होती जाती है। आप लोगों ने इससे एक्सपीरियंस किया है? एक फिनोमिना, एक फिनोमिना जो इंजन के पास वाले डब्बे में स्टार्ट हुआ, इंजन और पहला जो डब्बा था उन दोनों के वाली जगह पे, उनके जॉइंट वाली जगह पे स्टार्ट हुआ, वो फिनोमिना वहां से यहां, 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 जो चीज उधर हुई बच्चों, वो थोड़ी देर बाद अलग अलग डब्बों के साथ होती जाती है। एक डिस्टरबेंस जो आपने स्टार्टिंग में प्रोड्यूस कर दिया, अब वो डिस्टरबेंस बच्चों वन बाई वन आगे चलता जा रहा है, आगे कर चलता जा रहा है, दैट इज अ डिस्टरबेंस। आपने कुछ किया तभी वो डिस्टरबेंस प्रोड्यूस हुआ। एक डिस्टरबेंस बच्चों जो आपने स्टार्टिंग में प्रोड्यूस कर दिया, वो डिस्टरबेंस का प्रोपोगेशन, क्या डब्बे जा रहे हैं बच्चों, डब्बे पीछे जा रहे हैं? नहीं, डब्बा नहीं जा रहा, आपने एक वहां पे एक साउंड या एक डिस्टरबेंस, एक पर्टिकुलर टाइप का जो डिस्टरबेंस प्रोड्यूस कर दिया, वो डिस्टरबेंस प्रोड्यूस जो डिस्टरबेंस था वो आगे प्रोपोगेट करता जा रहा है। समथिंग लाइक दिस वी कैन एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ वेव, ठीक है। सो बच्चों वेव क्या होता है, अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखाऊं, so this is a method of transfer of, this is a method of transfer of energy, एनर्जी बोलो या इसको बोलो डिस्टरबेंस, ठीक है, मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, या फिर इसको बोलो बच्चों डिस्टरबेंस, मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, और इसको डिस्टरबेंस बोलो विदाउट नेट ट्रांसफर ऑफ द मैटर is called wave, is called wave। सो बच्चों तुमने एक जगह पे मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट नेट ट्रांसफर ऑफ द मैटर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द स्पेस इज कॉल्ड द वेव। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आप क्या कर रहे हो बच्चों, यहां से एनर्जी का ट्रांसफर कर रहे हो दूसरे पॉइंट तक बिना नेट मास के मूवमेंट के, या मैटर का नेट मूवमेंट किए बिना। नेट होता है मतलब मास अपनी जगह से पूरा ही डिस्प्लेस हो जाए, ठीक है। अगर कोई चीज ऐसे ऑक्सीलेट कर रही है अपनी मीन पोजीशन के अबाउट, तो आप उसको नेट मास मूवमेंट नहीं बोलोगे, आप ये नहीं कहोगे कि मास का मूवमेंट हुआ, समझ रहे हो। तो बिना नेट मास के ट्रांसफर के अगर एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पे आप ट्रांसफर कर पा रहे हो, तो उस मेथड को बोलते हैं बच्चों हम वेव। और सिंपल सी लैंग्वेज में बोल सकता हूं कि ये एक डिस्टरबेंस होता है जो आप एक जगह पे क्रिएट करते हो, और वो डिस्टरबेंस जो है बच्चों मीडियम से प्रोपोगेट होके जाता है, और उस मीडियम में इस डिस्टरबेंस के प्रोपोगेशन को ही बोलते हैं हम वेव। क्या ये समझ में आया कि व्हाट इज वेव? सो वेव इज द सिंपल लैंग्वेज में आप बोल सकते हो, वेव इज द प्रोपोगेशन ऑफ अ डिस्टरबेंस इन द मीडियम। या मतलब आप इसकी एक सिंपल डेफिनेशन भी दे सकते हो बच्चों,
कि मेथड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ डिस्टरबेंस, मेथड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ डिस्टरबेंस फ्रॉम वन पॉइंट इन स्पेस to the another point in space, to the another point in space। देखो भाई, जो डिस्टरबेंस होता है ना, उसके लिए मतलब आपको एनर्जी चाहिए ही होती है। डिस्टरबेंस अगर क्रिएट करना है तो एनर्जी तो लगानी पड़ेगी भाई। सो डिस्टरबेंस आपने क्रिएट कर दिया, और डिस्टरबेंस का जो प्रोपगेशन होता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दैट इज कॉल्ड द वेव। क्या ये वेव की डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर है बच्चों? क्या ये डेफिनेशन क्लियर है बच्चों आप लोगों को? बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है वेव की डेफिनेशन में, इसमें कुछ नया तो लग नहीं रहा होगा, मतलब जो बिल्कुल बेसिक से हो गई। ठीक है, सो वेव बच्चों क्या है, एक जगह से एनर्जी का ट्रांसफर कराते हैं हम दूसरी जगह पे, और डिटेल में हम जाएंगे आगे धीमे धीमे। अब बच्चों कुछ टाइप्स होते हैं वेव के ना, टाइप्स ऑफ वेव, टाइप्स ऑफ वेव। अब जो बच्चों टाइप्स होते हैं इनका क्लासिफिकेशन बच्चों कई तरीकों से किया जाता है। जैसे पहला क्लासिफिकेशन होता है बच्चों डिपेंडिंग ऑन दी, पहला क्लासिफिकेशन होता है बच्चों डिपेंडिंग ऑन नीड ऑफ, डिपेंडिंग ऑन नीड ऑफ मटेरियल और मीडियम। ठीक है भाई, डिपेंडिंग ऑन दी नीड ऑफ मटेरियल और मीडियम। इस डिस्टरबेंस को प्रोपोगेट कराने के लिए बच्चों अगर मटेरियल और मीडियम की रिक्वायरमेंट हो रही है तो उस वेव को बोलते हैं बच्चों मैकेनिकल वेव। एक होती है मैकेनिकल वेव, मतलब तुम यहां पर डालो ए, तो एक होती है बच्चों मैकेनिकल वेव, और दूसरी होती है बच्चों नॉन मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव, और इन्हीं को बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो दो तरीके की वेव होती है बच्चों, डिपेंडिंग ऑन दी मीडियम रिक्वायरमेंट। वेव आर ऑफ टू टाइप, एक मैकेनिकल और दूसरी नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल वेव बच्चों वो होती हैं जिनका प्रोपोगेशन ओनली मीडियम में हो सकता है। तो ये बच्चों वो वेव होती है जो प्रोपोगेट थ्रू मीडियम ओनली, प्रोपोगेट थ्रू मीडियम ओनली। इनका प्रोपोगेशन के लिए बच्चों मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी आपको, मतलब इनमें मीडियम चाहिए ही चाहिए इनके प्रोपोगेशन के लिए ना। जैसे फॉर एग्जांपल वेव ऑन अ स्ट्रिंग, ये बच्चों मैकेनिकल वेव है। दूसरे बच्चों साउंड वेव, दैट इज मैकेनिकल वेव। और तीसरी बच्चों वेव ऑन द वाटर सरफेस, ये बच्चों सारी की सारी कौन सी वेव है, ये मैकेनिकल वेव है। ठीक है, ये मैकेनिकल वेव है। नॉन मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी होती हैं? दोज विच कैन प्रोपोगेट, विच कैन प्रोपोगेट इन वैक्यूम ऑल्सो। ठीक है भाई, मीडियम में तो चल ही सकती हैं, वैक्यूम में जो प्रोपोगेट कर सकती हैं दोज आर कॉल्ड नॉन मैकेनिकल वेव। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज लाइट वेव। लाइट के जितने भी कंपोनेंट है ना बच्चों, दे ऑल आर नॉन मैकेनिकल वेव। ठीक है, लाइट के जितने भी कंपोनेंट है, एक्स रेज, यूवी रेज, विजुअल, गामा, वो सारे क्या कहलाएंगे बच्चों, नॉन मैकेनिकल कहलाएंगे। ठीक है, क्या ये तुम्हें पहला क्लासिफिकेशन समझ में आया? तो हम इस टॉपिक का नाम क्यों रखे हैं बच्चों मैकेनिकल वेव? क्योंकि हम इन दोनों वेव को पढ़ेंगे यहाँ पे, वेव ऑन अ स्ट्रिंग पढ़ेंगे और साउंड वेव पढ़ेंगे। और ये दोनों ही वेव बच्चों मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, ये वैक्यूम में नहीं ट्रेवल कर सकती। वैक्यूम वाली लाइट वेव होती है जिसको 12th में जाके पढ़ते हैं, क्योंकि जब आपको 11th में थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाता है ना वेव का, तब जाके आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के ज्ञान के बाद आप जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को समझ सकते हो, इसलिए इसको 12th में रखा गया लाइट वेव को। आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ाए जाने के बाद आप उसको समझ सकते हो। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल रिसेंटली आया है, 1860 के आसपास मैक्सवेल ने दिया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला। पहले लाइट के बारे में पता है, लाइट को वेव इसलिए भी नहीं माना जाता, पता है लाइट को वेव क्यों नहीं कंसिडर करते थे लोग पहले? लाइट के वेव और पार्टिकल नेचर के बारे में पंगे पता है क्यों हो रहे थे? लोग कहते थे कि देखो भाई, हमें पता है वेव ऑन अ स्ट्रिंग, साउंड वेव, इन सब के लिए जरूरत पड़ती है मीडियम की। लाइट अगर वेव है तो
वो वैक्यूम में कैसे ट्रेवल करती है। फिर वो ईथर वाला जो कॉन्सेप्ट आया था कि वैक्यूम में ईथर होता है, एक मीडियम होता है, ठीक है। बट बाद में वो सारे कॉन्सेप्ट सारे के सारे खत्म हो गए। अब तुम्हें भी पता है कि वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं होता। लाइट उसमें प्रोपोगेट कर पा रही है क्योंकि लाइट एक अलग टाइप की वेव है, जो उस टाइम की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, मतलब 1860 से पहले, मैक्सवेल्स के काम से पहले इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि इस तरीके से भी प्रोपोगेशन हो सकता है। पहले क्या प्रोपोगेशन कंसीडर करते थे भाई, मैकेनिकल वेव का, जैसे पार्टिकल्स अपनी जगह पे ऑक्सीलेट कर रहे होते हैं। लेकिन वैक्यूम में तो पार्टिकल ही नहीं है, तो ऑक्सीलेट कैसे करेंगे। तो वेव अगर लाइट अगर वेव है तो फिर वो वैक्यूम में कैसे ट्रेवल कर पाती है। तो एक सबसे बड़ा जो एक रेस्ट्रिक्शन था ना लाइट को वेव कंसीडर करने में 1860 से पहले, वो ये भी था क्योंकि लोगों को 1860 से पहले सिर्फ मैकेनिकल वेव का ज्ञान था। ये बहुत ही रिसेंट कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैक्सवेल के आने के बाद ये कॉन्सेप्ट आया कि कि भाई एक अलग टाइप की वेव भी होती है जो मीडियम पे डिपेंड ही नहीं करती। ठीक है, समझ में आया बच्चों? यहां तक समझ में आया? तो ये तो दो तरीके के टाइप हो गए। फिर दूसरा क्लासिफिकेशन होता है बच्चों डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। सेकंड टाइप होता है बच्चों डिपेंडिंग ऑन, हम 11th की तरफ पढ़ेंगे इसको पूरा डिटेल में, डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन ऑफ, मैं ये कंसीडर करके चल रहा हूं तुम्हें कुछ नहीं आता वेव में, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन बच्चों वेव तीन तरीके की होती है। वन डायमेंशनल, ठीक है, वन डी वेव का एग्जांपल बच्चों वेव ऑन अ स्ट्रिंग, सोर्स से निकलेगी बच्चों एक ही डायरेक्शन में जा सकती है एक लाइन में। दूसरी होती है बच्चों टू डायमेंशनल वेव, टू डी वेव का कोई एग्जांपल बच्चों वेव ऑन वाटर सरफेस, समझ में आ रहा है भाई, वेव ऑन वाटर सरफेस इज टू डायमेंशनल। और तीसरी होती है बच्चों थ्री डायमेंशनल वेव। थ्री डी वेव कौन सी होती है, लाइट वेव, साउंड वेव। मेरे ख्याल से इस क्लासिफिकेशन को मुझे और एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन वेव जो है तीन टाइप की होती है, तीन क्लासिफिकेशन किए जा सकते हैं इसके। थर्ड क्लासिफिकेशन है बच्चों लाइट कैसे 3D। अगर एक बल्ब यहां पर रखा हुआ है, इधर भी जाएगा, इधर भी लाइट जाएगी, इधर भी जाएगी, बाहर की तरफ भी आएगी। साउंड वेव तो तुम्हें समझ में ही आ रही होगी, मैं यहाँ पे बैठ के बोल रहा हूं तो साइड वाला भी सुन रहा है, सामने वाला भी सुन रहा है, राइट वाला भी सुन रहा है, बैक साइड वाला भी सुन रहा है, ऊपर वाला भी सुन रहा है, वो भी सुन रहा है, और नीचे वाला भी सुन रहा है। ठीक है, तो हो गया ना भाई। तो जो सोर्स होता है, सोर्स से अगर थ्री डायमेंशन में वेव प्रोपोगेट हो रही है तो वो 3D वेव कहलाएगी। ठीक है, मतलब जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए आपको क्लासिफिकेशन मैंने बता दिया। एक और क्लासिफिकेशन होता है बच्चों वेव का, दैट इज बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल्स। डायरेक्शन ऑफ propagation of wave and direction of medium particles direction of propagation of wave and direction of medium particles. Direction of motion of medium particles. ठीक है भाई, इसके बेसिस पर बच्चों वेव के दो टाइप होते हैं, एक कहलाता है ट्रांसवर्स वेव और दूसरा होता है बच्चों लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है भाई, दो दो क्लासिफिकेशन होते हैं। ठीक है, एक होता है बच्चों ट्रांसवर्स वेव और दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। देखो ध्यान से सुनना इसको, अगर वेव इधर जा रही है, वेव की वेलोसिटी बच्चों इधर है और मीडियम की मोशन इधर हो रही है, मीडियम के पार्टिकल अगर मोशन ऐसे कर रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ मीडियम पार्टिकल अगर बच्चों इसके परपेंडिकुलर है,
तो दिस सच काइंड ऑफ वेव इज कॉल्ड द ट्रांसवर्स वेव। एक एग्जांपल है बच्चों इसका, वेव ऑन अ स्ट्रिंग। ये बच्चों ट्रांसवर्स वेव होती है, ठीक है। वेव ऑन अ स्ट्रिंग इज द ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, अभी बात करेंगे लाइट वेव के बारे में ना। लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है बच्चों, वेव अगर इधर जा रही है, वेव की वेलोसिटी इधर है, और अगर मोशन ऑफ पार्टिकल बच्चों वेव की वेलोसिटी के अलोंग ही हो रहा है, मीडियम के पार्टिकल अगर बच्चों इसके अलोंग ही मोशन कर रहे हैं, तो ये कहलाती है बच्चों लॉन्गिट्यूडनल वेव। और द एग्जांपल ऑफ दिस लॉन्गिट्यूडनल वेव इज साउंड वेव, ठीक है। साउंड वेव इज द एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। कई बार स्प्रिंग वेव भी होती है बच्चों, ठीक है। एक और होती है स्प्रिंग वेव। स्प्रिंग पे तो दोनों तरीके की वेव बनाई जा सकती है, ठीक है। स्प्रिंग वेव, स्प्रिंग में कई बार कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, आपने स्प्रिंग को एक जगह कनेक्ट कर दिया, आपने इधर पकड़ा, इसको आगे पीछे कर रहे हो स्प्रिंग को ना, तो इसमें दोनों तरीके की वेव बनाई जा सकती है। अब इस पे आ जाओ। देखो बच्चों, पहले ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल का कॉन्सेप्ट जो है किन के लिए डिफाइंड था? मैकेनिकल वेव के लिए। मैकेनिकल वेव ये दोनों पहले 1860 से पहले ये दोनों वेव पता थी लोगों को ना, वेव ऑन स्ट्रिंग, साउंड वेव, इन दोनों के बारे में पता था। इसलिए मैंने लिखा है कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मीडियम पार्टिकल। डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मीडियम पार्टिकल, तो ये मैकेनिकल वेव के लिए कॉन्सेप्ट डिफाइन था। बाद में एक और वेव आ गई बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बच्चों लाइट की स्पीड इधर की तरफ होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता है, मैग्नेटिक फील्ड इधर होता है। तो जो काम यहाँ पे ये पार्टिकल्स के मोशन कर रही होती थी ना, वो चीज यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही होती है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड से। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होने की वजह से लाइट वेव को भी बच्चों इसी कैटेगरी में रखा गया, लाइट वेव। सो बच्चों एक मेथड होता है पोलराइजेशन, एक मेथड होता है पोलराइजेशन। ये बच्चों आपको डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स वेव में। मेथड टू डिफरेंशिएट लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स वेव, जिसको हम वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव, ये बच्चों मेथड होता है दोनों को डिफरेंशिएट करने का, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव को डिफरेंशिएट करने का। ट्रांसवर्स वेव कैन बी पोलराइज्ड बट लॉन्गिट्यूडिनल कैन नॉट बी पोलराइज्ड, ठीक है। लिख लेना इस चीज को, ट्रांसवर्स वेव कैन बी पोलराइज्ड बट longitudinal wave cannot be polarized. So transverse wave can be polarized. So ट्रांसवर्स वेव जो है बच्चों पोलराइज की जा सकती है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव का पोलराइजेशन नहीं होता। आप इस तरीके से पहचान लेते हो, जो वेव पोलराइज होगी वो ट्रांसवर्स होगी, और जो नहीं हुई वो लॉन्गिट्यूडिनल होगी। वेव की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ वेव समझ में आ गया? वेव की डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ वेव। तो ये तो बच्चों बेसिक बेसिक सी बात हो गई। स्टार्टिंग में कुछ माहौल बनाने वाला, हमारी कॉपी में कुछ लिखा हुआ हो, पता लग रहा है कि हाँ चलो एक वेव टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं बच्चों इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। इक्वेशन ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव। एक चीज मैं लिख रहा हूं बच्चों, यहां पर तुम्हें शायद ध्यान ना दिया हो तुमने, प्रोग्रेसिव वर्ड यूज किया मैंने ना, इक्वेशन ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव। आगे जाके एक और वेव आएगी स्टेशनरी वेव। इन दोनों की इक्वेशन बच्चों बिल्कुल होती है, दे बोथ आर वेव बट दे बोथ हैव द डिफरेंट इक्वेशन। सो अभी जो हम सारी बातें करने वाले हैं बच्चों, हम ऐसी वेव के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें एनर्जी का फ्लो हो रहा है, प्रोग्रेसिव वेव है, ठीक है। वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट एनर्जी कंटिन्यूअसली फ्लो करके जा रही है, तो दिस इज अ प्रोग्रेसिव वेव। बच्चों इस इक्वेशन को समझाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें समझाना चाहूंगा। पहले वेव है क्या? वेव क्या है? आपने एक जगह पे, जिसको आप सोर्स बोलोगे, उसने एक डिस्टरबेंस यहां पे प्रोड्यूस किया। अब वो डिस्टरबेंस आगे बढ़ता जा रहा होगा। अभी जो यहां हो रहा था वही थोड़ी देर बाद यहां हो रहा होगा, वही थोड़ी देर बाद आगे हो रहा होगा, वही थोड़ी देर बाद आगे हो रहा होगा, समझ रहे हो?
आपने यहाँ पे एक डिस्टरबेंस क्रिएट किया और वो डिस्टरबेंस बच्चों आगे चलता जा रहा है। जैसे मैंने गाड़ी वाला एग्जांपल बताया ना, ट्रेन वाला, ट्रेन के इंजन के पीछे से जस्ट खट की आवाज आई, थोड़ी देर बाद वो खट की आवाज आगे आगे आगे, और आप यहां से सेंस भी लगा सकते हो कि अब यहाँ आई, अब यहाँ आएगी, अब यहाँ आएगी, अब यहाँ आएगी, ऐसे करके आप कह सकते हो। बच्चों वॉइस मिसमैच हो रहा है, मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, ओके। सो व्हाट इज वेव बच्चों? वेव इज द प्रोपगेशन ऑफ द डिस्टरबेंस। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे बच्चों डिस्टरबेंस प्रोपगेट कर रहा होता है। आपने यहाँ पे कोई काम किया, वो चीज आगे रिपीट हो रही होती है। डिस्टरबेंस मतलब प्रोपगेशन मतलब क्या हुआ? जो डिस्टरबेंस यहाँ प्रोड्यूस किया वो रिपीट होगा आगे वाले पॉइंट्स में। हाँ भाई, जो यहाँ पे हुआ वो चीज आगे जाके रिपीट होगी बच्चों, आगे जाके रिपीट होती जाएगी। ठीक है, आगे जाके बच्चों रिपीट होती जाएगी। सो बच्चों हम जो है इक्वेशन ऑफ वेव से पहले इक्वेशन ऑफ एसएचएम अपन ने पढ़ा होता है। इक्वेशन ऑफ एसएचएम पढ़ा था अपन लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन में, और अब पढ़ रहे हैं अपन इक्वेशन ऑफ वेव। अब इन दोनों में डिफरेंस समझना। यहां पे बच्चों एक सिंगल पार्टिकल होता था। कितने पार्टिकल होते थे? एक ही पार्टिकल हुआ करता था जो एसएचएम कर रहा होता था, है ना। यहां पे बच्चों एक ही पार्टिकल होता था जो एसएचएम करता था। इसमें बच्चों मल्टीपल पार्टिकल होते हैं। इसमें क्या होता है? मल्टीपल पार्टिकल्स। ठीक है, जब आपने जैसे एक रस्सी पे एक वेव बनाई, तो रस्सी का हर एक एंड अपनी जगह पे ऑक्सीलेट कर रहा होता है। ठीक है, यहां पे एक ही पार्टिकल होता था बच्चों, यहां पे वेव के केस में मल्टीपल पार्टिकल होते हैं, एक से ज्यादा पार्टिकल होते हैं। अब जब अकेला पार्टिकल है तो बच्चों हम इसके डिस्प्लेसमेंट को फंक्शन ऑफ टाइम लिखते थे। यही तो इक्वेशन ऑफ एसएचएम कहलाता था। हाँ भाई, यही तो इक्वेशन ऑफ एसएचएम कहलाता था। डिस्प्लेसमेंट की जगह पे हम वाई यूज कर लेते थे या एक्स यूज कर लेते थे। हम ऐसे करके लिखते थे या फिर ऐसे लिखते थे, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ टाइम। वो बात एक ही है, हम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन लिख रहे होते थे। पार्टिकल एक है। अगर आप किसी की मोशन के बारे में बात करना चाहते हो, तो अगर कोई चीज आपको ये बता दे कि वो टाइम के साथ अपनी जगह को कैसे चेंज कर रहा है, तो आप उसकी मोशन को समझ लिए। देखो भाई, कभी भी किसी का एक फोटो खींचना, ठीक है, आपने किसी बंदे का एक फोटो खींचा, वो खड़ा हुआ था एक जगह पे, थोड़ी देर बाद आपने एक और फोटो खींचा उसका, वो उस जगह से डिस्प्लेस हो गया, फोटो में क्लियरली दिखाई दे रहा है कि दूसरी जगह चला गया। अब आपको ये दोनों फोटो दे दिए जाए, जो ये दो इवेंट हैं जो अलग अलग टाइम पे हो रही हैं। ठीक है, आपने एक फोटो पहले खींचा, एक आपने बाद में खींचा, दोनों फोटो अगर आपने रखे, आप उन दोनों फोटो को एक दूसरे के ऊपर लाओगे, तो आप देखोगे पहले बंदा इधर था और दूसरे फोटो में इधर दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा इधर शिफ्ट हो गया। समझ रहे हो बच्चों? समझ रहे हो? आप बोल दोगे कि इस टाइम पे ये बंदा यहां था, थोड़ी देर बाद इतना इधर चला गया, मतलब इसका ऑन एन एवरेज इस रेट से डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। आप उसकी वेलोसिटी का भी आइडिया लगा लोगे, आप उसकी वेलोसिटी का भी आइडिया लगा लोगे। ये समझ में आया? तो मतलब एक अगर बंदा है बच्चों, एक अगर बंदा है, तो आपको अगर उसकी पोजीशन फंक्शन ऑफ टाइम दे दी जाए, तो आप उसकी मोशन के बारे में बता दोगे। ऐसे करके बच्चों आपने कई बार फोटो खींचते रहे, कैमरा आपने फिक्स कर रखा था, बंदा आपके सामने चलना स्टार्ट कर रहा है, आपने अलग अलग टाइम इंटरवल पे फोटो खींचे, तो वो एक बार यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा। अब आपके पास बहुत सारे टाइम पे उसकी पोजीशन पता है कि इस टाइम पे आपने जहां पहले था उसको x इक्वल टू 0 बोल दिया, और उसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे वो चलता गया, आपने अलग अलग पॉइंट को पोजीशन मार्क कर रखी थी। आप बता दोगे कि इस टाइम पे यहाँ है, इस टाइम पे यहाँ है, इस टाइम पे यहाँ है। आप पार्ट उस बंदे की मोशन को स्टडी कर सकते हो। सो अगर आपको कोई ये इंफॉर्मेशन दे दे कि इस टाइम पे ये पार्टिकल यहां है, तो बेसिकली आप उसकी मोशन को ट्रैक कर पा रहे हो, आप उसकी मोशन को ट्रैक कर पा रहे हो। और जो इक्वेशन इस मोशन को ट्रैक करने में आपकी मदद कर रही है, दैट इज द इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज द इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बच्चों एसएचएम में पंगा नहीं होता। एसएचएम में क्या होता है? एक ही पार्टिकल होता है, बस हमें उसकी अलग अलग टाइम पे पोजीशन चाहिए। अलग अलग टाइम पे बच्चों हमें बस उसकी पोजीशन चाहिए, हमारा काम बन जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ एसएचएम में बच्चों हम पता करते थे, हमें एक ऐसी इक्वेशन चाहिए होती थी जो मुझे ये बता सके कि कब कौन कहां, मतलब कब और ये पार्टिकल कहां होगा। एक ऐसी इक्वेशन जो मुझे ये बता सके कब मतलब टाइम, किस टाइम पे कहां होगा मतलब पोजीशन।
एक ऐसी इक्वेशन जो मुझे ये बता सके, क्योंकि देयर इज ओनली वन पार्टिकल, पार्टिकल इकलौता है, तो जो मुझे एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जो मुझे ये बता सके कि ये जो पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल है, बिकॉज ये अकेला ही है, आप इसकी मोशन में इंटरेस्टेड हो, ये पार्टिकल इस टाइम पे यहां होगा, तो आप उसकी मोशन को प्रेडिक्ट कर पाओगे, एंड दैट इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ द एसएचएम। लेकिन बच्चों जब आप वेव के बारे में बात कर रहे होते हो, सपोज करो आप वेव ऑन अ स्ट्रिंग को माइंड में लेके चलो, जब आप वेव के बारे में बात कर रहे होते हो ना बच्चों, जैसे एक रस्सी रखी है एक्स एक्सिस के अलोंग, so there are infinite particles, there are infinite particles and they all are oscillating, ये सारे के सारे अपनी अपनी जगह पे बच्चों ऑक्सिलेट कर रहे होते हैं। तो बच्चों अब आपको ये चाहिए होगा कि ये वाला पार्टिकल, देखो अब आपको ऐसी एक इक्वेशन बनानी है बच्चों जो आपको हर पार्टिकल के बारे में हर एक टाइम पे इंफॉर्मेशन दे सके, हर पार्टिकल के बारे में हर टाइम पे, हर पार्टिकल में देयर आर मल्टीपल पार्टिकल्स, तो हर पार्टिकल के बारे में बच्चों हर टाइम पे आपको क्या दे सके, उसकी पोजीशन दे सके, एक ऐसी इक्वेशन जो सारे पार्टिकल्स की हर एक टाइम पे इंफॉर्मेशन को कंटेन करे, दैट इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ द वेव, क्योंकि वेव में एक पार्टिकल तो होता नहीं है। तो बच्चों जैसे मान लो किसी भी पार्टिकल को आप एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हो, एक्स को बोलेंगे बच्चों हम कौन, क्योंकि किस में किसकी पोजीशन चाहते हो आप, एक्स में पार्टिकल की, ठीक है। टी होगा बच्चों कब, और वाई होगा बच्चों कहां, एक ऐसी इक्वेशन जो मुझे यह बता सके कि कब, कौन, कहां होगा, दैट इक्वेशन इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ द वेव। एक ऐसी इक्वेशन जो मुझे हर पार्टिकल का आइडिया दे रही है कि भाई देख इस टाइम पे ये यहां है, इस टाइम पे ये वाला यहां है, ये वाला यहां है, ये वाला यहां, ये वाला यहां, ठीक है। सारे पार्टिकल्स के बारे में अगर आपको आइडिया दे पा रही है एक ऐसी इक्वेशन, तो उसे बोलते हैं बच्चों इक्वेशन ऑफ द वेव। सो मतलब अब आपको पोजीशन जो है ना बच्चों, फंक्शन ऑफ टाइम भी चाहिए और फंक्शन ऑफ एक्स भी चाहिए। अब आप जो है पोजीशन जो डिफाइन करोगे वो एक्स वेव पार्टिकल के लिए डिफाइन करोगे, और आप हर टाइम पे डिफाइन करोगे कैसे, एक्चुअली वो तो वेव की वजह से है। सो जब वेव प्रोपोगेट कर रही होती है ना बच्चों, जब वेव प्रोपोगेट कर रही होती है, तो हम मीडियम को बच्चों इनफाइनाइट पार्टिकल्स में डिवाइड कर देते हैं, और वो इनफाइनाइट पार्टिकल्स की मतलब हर एक पार्टिकल की पोजीशन, मैं पार्टिकल का नाम उसमें एंटर कराऊं, टाइम एंटर कराऊं, और मुझे ये पता लग जाए कि ये वाला पार्टिकल यहां होगा, तो मेरे को हर पार्टिकल की मोशन को पता कर लिया मैंने, और वही बच्चों वेव को कंसिस्ट करेगा, मतलब मेरे पास वेव की इक्वेशन आ गई। क्या ये तुम्हें समझ में आया, क्या ये तुम्हें समझ में आया बच्चों, कब कौन कहां होगा इज द इक्वेशन ऑफ द वेव। सो मैं अभी इक्वेशन आपको फाइंड करना सिखाऊंगा, लेकिन आपको इसका बेसिक समझ में आना बहुत जरूरी है, ये इसकी अंडरस्टैंडिंग होना बच्चों बहुत जरूरी है आपके लिए। सर अगर पुराने जमाने में होते और किसी किंग को ऐसे पढ़ाते हो, अबे पागल हो गया है। सो बच्चों एक ऐसी इक्वेशन को, अब आप यहां पे लिख लो द इक्वेशन विच, द इक्वेशन विच डिस्क्राइब द डिस्प्लेसमेंट, विच डिस्क्राइब, ये लो तुम्हारी इंग्लिश में आ गई ना डेफिनेशन, विच डिस्क्राइब द डिस्प्लेसमेंट which describe the displacement of all medium particle, of all medium particles। थोड़ा सा टाइम दे दो बस मेरे को ना, 30 मिनट और, उसके बाद तुम्हारा वेव तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगा कि इक्वेशन आती कहां से है। You will understand each and everything about the equation, the equation which describe the displacement of all medium particles as a function, as a function of position and time is called the wave equation, is called the
वेव इक्वेशन। सो बच्चों y इज द डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन एंड टाइम का फंक्शन जो बनेगा, एक ऐसा फंक्शन बनेगा जिसमें x भी होगा वेरिएबल और t भी वेरिएबल होगा। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ xth पार्टिकल एट t टाइम। ठीक है बच्चों, xth पार्टिकल एट t टाइम। अरे एनडीए ज्वाइन के बच्चे, तू कहां से आ जाता डेली? क्यों आता है मेरी क्लास में कदे? दिमाग खराब करके डाल दिया है। एनडीए ज्वाइन, भाग यहां से, दिमाग खराब कर देता है। डेली आएगा। अरे यार, हम लोग भी इंसान है भाई, क्या है, क्यों इरिटेट करते हो? एनडीए ज्वाइन, अबे करना जाके, तू कर। क्यों यहाँ पे दुखी हो रहा है, कर रहा है हमें? गुस्सा, गुस्सा आ जाए यार कभी कभी तो। वैसे मेरे को नहीं आता, लेकिन इतना मन से पढ़ा रहा हूँ, इतना प्यार से पढ़ा रहा हूँ, और वहां आके एनडीए ज्वाइन, एनडीए ज्वाइन, एनडीए ज्वाइन। कर लेना भाई, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, जाके करना। ये वो लोग होते हैं जो झुंड में जाना पसंद करते हैं, पता है? इनके पास अपने आइडियाज तो होते हैं, लेकिन इन्हें चाहिए झुंड। अपना आइडिया चाहे कितना भी अच्छा हो, इनके पास ये लोग वेट करेंगे झुंड का, एक झुंड बन जाए ना, क्योंकि चलनी इनको एक पर्टिकुलर टाइप की चाल है, तो वो झुंड बनेगा नहीं तब तक मतलब चलेंगे नहीं। तो इनको क्या है कि अगर पता है कि क्लियर क्लियर है कि चलो मैं आईआईटी का मटेरियल हूं ही नहीं, मेरा ये है ही नहीं मेरे पास आईआईटी का ना, मैं इसका मटेरियल हूं, इसे पता है, लेकिन ये चाहता है कि भाई मेरे को सपोर्ट करो, मेरे पीछे आ जाओ, तुम भी आओ, तुम भी मेरे साथ इधर चलो। और सुनेगा, अगर सुन रहा होगा तो बढ़िया तरीके से ज्ञान मिल रहा होगा। झुंड झुंड ढूंढ रहा है बस, और कुछ नहीं ढूंढ रहा है। भाई अकेला भी चलना सीख ले कभी जिंदगी में ना, बहुत मजा आएगा। चलो, हाँ भाई, ये समझ में आया, ये वाला समझ में आया। द इक्वेशन विच डिस्क्राइब द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑल मीडियम, बट वही जो मैंने पीछे समझाया ना तुम लोगों को, इक्वेशन के बारे में पहले तो मैं समझाया कि व्हाट इज इक्वेशन ऑफ द वेव। सो बच्चों, अब अपन जो है एक इक्वेशन बनाना सीखेंगे, ठीक है? सो सपोज करो यहां पे वेव ऑन अ स्ट्रिंग के लिए हम डेरिवेशन कर रहे हैं इक्वेशन का। एक वेव है बच्चों, इक्वेशन जैसे मैं बना रहा हूं, इक्वेशन फॉर वेव ऑन स्ट्रिंग, ठीक है? इक्वेशन फॉर वेव ऑन स्ट्रिंग। सो बच्चों, यहां पे आप एक वेव प्रोड्यूस कर रहे हो, और जो इस रस्सी पे ट्रेवल करके जा रही है, इसकी वेलोसिटी दे रखी है बच्चों v के बराबर। व्हाट इज द वेलोसिटी v? v बच्चों उस डिस्टरबेंस की वेलोसिटी है, ठीक है? v क्या है? जो डिस्टरबेंस है ना, जैसे ट्रेन वाला एग्जांपल दोबारा आ जाओ। ट्रेन की लेंथ मान लो कुछ दे रखी है आपको ना, सपोज करो 500 मीटर दे रखी है। आपने पहली बार आवाज सुनी t इक्वल टू 0 पे, और लास्ट में बच्चों सुनी मान लो 2 सेकंड पे। तो 500 डिवाइडेड बाई 2, वो डिस्टरबेंस किस स्पीड से पीछे गया, आप इसका आइडिया लगा सकते हो बच्चों। 500 डिवाइडेड 250 मीटर पर सेकंड की रेट से पीछे जा रहा है, खटखट वाली आवाज, यस, ठीक है? नोट कर लो जल्दी से। हो गया? चलिए भाई, सो यहां पे वेव प्रोड्यूस की जा रही है बच्चों, इस रस्सी पे वेव प्रोड्यूस कर रहे हो, जो कि कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है बच्चों? v की वेलोसिटी से, v की स्पीड से। दिस इज द वेव स्पीड, ठीक है? ये अभी तो आपको गिवन है। सपोज एक वेव इस पर, एक डिस्टरबेंस इस पर प्रोपोगेट कर रहा है v स्पीड से, ठीक है बच्चों? आपने x इक्वल टू 0 पे एक डिस्टरबेंस क्रिएट किया। अब ध्यान से इस चीज को समझना, जहां पे सोर्स होता है ना बच्चों, उसको बोलते हैं हम x इक्वल टू 0 जनरली। x इक्वल टू 0 पे बच्चों आपने एक डिस्टरबेंस प्रोड्यूस किया। डिस्टरबेंस कैसे प्रोड्यूस करोगे?
आप इस x इक्वल टू 0 वाले पार्टिकल को डिस्प्लेस करोगे और टाइम के साथ इसका डिस्प्लेसमेंट चेंज कर रहे हो। अगर आप कंटिन्यूअसली करना चाहते हो वो एक बात अलग होगी, आपने बस करके छोड़ दिया एक बार, जैसे आपने एक पल्स बना के छोड़ दिया। आप ये तो घर पे भी रस्सी पे भी कर सकते हैं, एक रस्सी बांध एक तरफ ऐसे एक पल्स बना देना और वो पल्स आगे चलता जाएगा। ठीक है, ओके। आपने क्या किया, आपने x इक्वल टू 0 पे एक डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, तो यहां पे जो बच्चों डिस्प्लेसमेंट होगा, यहां पे जो बच्चों, हाँ, जिम में आपने अगर कार्डियो किया हो, उसमें उसमें कराते हैं ना, रस्सी पे वेव बनवाते हैं अपन जो है, वो बड़ी हैवी होती है, उसमें वेव दूसरे एंड तक जाते जाते मर जाती है। और अगर आप बनाओगे तो मतलब वो मेरे ख्याल से आधी लेंथ में ही मर जाए, है ना, एनर्जी बहुत लगानी पड़ेगी। दूसरे एंड तक पहुंचना बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा, थोड़ी देर बाद बीच में ही खत्म होने लग जाती है। ठीक है, ओके। सो हम क्या बात कर रहे थे इसके बारे में, x इक्वल टू 0 पे बच्चों आपने इसका डिस्प्लेसमेंट करा रहे हो, तो तुम्हें एक चीज समझ में आ गई बच्चों कि x की वैल्यू तो यहाँ पे 0 हो जाएगी, इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो बच्चों सिर्फ टाइम पे डिपेंड करेगा। हाँ भाई, इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो सिर्फ फंक्शन ऑफ टाइम होगा बच्चों। अगर मैं ये बोलूं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ x इक्वल टू 0 एट एनी टाइम t, वो सिर्फ फंक्शन ऑफ टाइम होगा और ये फंक्शन आपको गिवन होगा। ये फंक्शन बच्चों आपको गिवन होगा, वो जिस तरीके की वेव बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से ये फंक्शन गिवन होगा। ठीक है, ये फंक्शन आपको गिवन होगा x इक्वल टू 0 वाला। और वैसे भी अगर तुम ये बोलते ना कि सर किसी भी x में पार्टिकल का किसी भी t टाइम पे डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो x का भी फंक्शन होगा, टाइम का भी फंक्शन होगा, तो मैं बोलूंगा जैसे ही आपने यहाँ पे x की जगह 0 रखा तो बच्चों x का टर्म ही गायब हो जाना है, इसमें इसमें x का टर्म ही नहीं रहेगा। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, ये जो पार्टिकल है, एक पार्टिकल तो बच्चों क्या कर रहा होगा, एक पार्टिकल का तो डिस्प्लेसमेंट, फिर जब आपने पार्टिकल फिक्स कर दिया ना तो बच्चों फिर उसका डिस्प्लेसमेंट सिर्फ टाइम पे डिपेंड करेगा। ठीक है, x की वैल्यू फिर कांस्टेंट हो गई, फिर वो टाइम पे डिपेंड करेगा, वो फंक्शन ऑफ टाइम ही होगा। तो बच्चों आप इसको क्या कर रहे हो, कंटिन्यूअसली टाइम के साथ इसकी पोजीशन को चेंज कर रहे हो। कुछ भी कर सकते हो आप ना, आप इसको एसएचएम करवा सकते हो, या आप इसको अपनी मर्जी से ऊपर ले गए फिर नीचे लाए, फिर झटकों से नीचे फिर ऊपर, ऊपर नीचे, या एसएचएम करवाओ, स्मूथ मोशन करवाओ। ठीक है, जो भी वो आप पे डिपेंड करेगा। ठीक है, वो चीज आप पे डिपेंड करेगी। तो आपने बोला कि ये वाला पार्टिकल क्या कर रहा है बच्चों, ये फंक्शन ऑफ टाइम है और ये इसका डिस्प्लेसमेंट हमें दे रखा होगा, ये इक्वेशन हमें गिवन होगी। तो बच्चों ये जो भी काम करता है ना, जो भी यहाँ पे हो रहा होता है, जो भी इसका डिस्प्लेसमेंट होता है, जैसे भी इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा होता है, वो चीज, वो फिनोमिना, वो डिस्टरबेंस v की स्पीड से आगे होता है। जो यहां हो रहा होता है ना बच्चों, वो v की स्पीड से आगे चलता जाता है। जो काम किसी टाइम पे ये कर रहा था, वो किसी भी t टाइम पे, मतलब एक x वहां पार्टिकल उस चीज को रिपीट करेगा। तो बच्चों ये तो मैंने लिखा है, पता है ये क्या लिखा है, मैंने x इक्वल टू 0 की एट एनी टाइम t लिखा है। ये हमें ये नहीं चाहिए बच्चों। वेव की इक्वेशन क्या होगी, वेव की इक्वेशन तो बच्चों ये होगी, ये कोई मुझे ये बताएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फंक्शन, ये फंक्शन बोल क्या रहा है, कह क्या रहा है। अगर मैं इसको ऐसे बोलूं कि ये फंक्शन ये कह रहा है कि किसी x वे पार्टिकल का, किसी x वे पार्टिकल का किसी t टाइम पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसको ऐसे रीड एक बार बोल के देखो इसको ना, आपको तब समझ में आएगा। ये किसी x वे पार्टिकल का किसी t टाइम पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मतलब हमें किसी x वे पार्टिकल पे जाना है, इस पार्टिकल का t टाइम पे हमें डिस्प्लेसमेंट लिख देना है, वही हमारी वेव की इक्वेशन होगी। किस इस वाले का t टाइम पे लिखना है बच्चों, इसका t टाइम पे। तो बच्चों जो ये t टाइम पे कर रहा होगा वो तो ये नहीं कर रहा होगा, जो ये काम जो x इक्वल टू 0 वाला t पे कर रहा होगा वो साइमल्टेनियसली तो यहां पहुंचने से रहा। तो मतलब x वे पार्टिकल पे जो भी काम अब हो रहा होगा, या इसका जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा, वो पहले ही रह चुका होगा यहां पे। मतलब उस डिस्प्लेसमेंट को यहां तक पहुंचने में, उस डिस्टर्बेंस को यहां तक पहुंचने में कुछ टाइम लगेगा। तो हमें वेव की इक्वेशन क्या होती है, वेव की इक्वेशन होती है ये x वे पार्टिकल का एट एनी टाइम t, हमें इक्वेशन चाहिए। तो बच्चों हम ये बोलेंगे कि यहां पे अगर कोई काम t पे हो रहा है ना, तो वो यहां x इक्वल टू 0 पे तो पहले ही हो चुका है। और कितना पहले हो चुका है, अगर कोई काम बच्चों यहां पे t पे हो रहा है तो बच्चों वो
टी माइनस का एक्स अपॉन वी पहले यहां हो चुका है। ये समझ में आया? देखो इस केस में ये रस्सी एक्स एक्सिस पे है, तो वाई डिस्प्लेसमेंट भी होगा और पोजीशन भी होगी। सो अगर इनिशियल पोजीशन ओरिजिन होता है तो डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन वेक्टर सेम होते हैं, ठीक है। तो कोई भी पार्टिकल जितना ऊपर जाएगा वही वाई कोऑर्डिनेट होगा उसका, वही डिस्प्लेसमेंट होगा। सो उससे हार्डली कोई फर्क पड़ने वाला है, ठीक है। ये समझ में आया? ये बात समझ में आई? मेरी बात दोबारा से सुनना, दोबारा से सुनना। पहले व्हाट इज द वेव, इक्वेशन ऑफ द वेव। इक्वेशन ऑफ द वेव होती है बच्चों एक ऐसी इक्वेशन जो मुझे किसी भी एक्स वे पार्टिकल की किसी टी टाइम पे मेरे को पोजीशन दे या डिस्प्लेसमेंट दे। तो हम इंटरेस्टेड है बच्चों एक्स पार्टिकल की टी टाइम पे। तो बच्चों ये जो यहां पे जो भी काम हो रहा है वो पहले यहां हो चुका है, लेकिन यहां पे वो कब हुआ है? वो टी माइनस का एक्स अपॉन वी टाइम पे हुआ होगा, उधर वहां पहले हुआ है वो। तो अगर कोई काम यहां टी पे हो रहा है, जो कि हमें वेव इक्वेशन में हमें यहां पे चाहिए टी पे, हमें एक्स पे चाहिए बच्चों टी टाइम पे। तो बच्चों x इक्वल टू 0 पर वो t से x अपॉन v पहले जो भी उसका डिस्प्लेसमेंट रहा होगा वो x में पार्टिकल का t टाइम पे होगा। क्या मैं इसको ही बराबर कर सकता हूं बच्चों? फंक्शन जो भी था ये, क्या मैं इसी को बराबर कर सकता हूं बच्चों? जैसे ऐसे लिखो, एक मिनट ना, जैसे मैं इसको लिख रहा हूं y एट एनी एक्स एट एनी टाइम t, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं y ऑफ x इक्वल टू 0 एट t माइनस का x अपॉन v। ये दोनों चीजें सेम है? हाँ भाई, ये दोनों फंक्शन सेम होंगे। क्यों हुए बच्चों दोनों सेम? क्यों हुए? एक्स वे पार्टिकल पे जो भी टी टाइम पे काम हो रहा होता है वो एक्स इक्वल टू 0 पे टी माइनस का एक्स अपॉन वी पे पहले हो चुका है। टी सेम है, टी सेम है बच्चों, एक ही टाइम पे। तो यहां पे अगर आप किसी टी टाइम पे देख रहे हो, मान लो टी इक्वल टू 10 सेकंड पे आप यहां देख रहे हो, तो आप यहाँ टी इक्वल टू 10 पे नहीं लिखोगे इसकी इक्वेशन। आप यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0 वाला जो फंक्शन जो दे रखा है ना आपको, उसमें टी की जगह पे 10 माइनस एक्स अपॉन वी पुट करोगे उस फंक्शन में। अच्छा बच्चों ये चीज क्लियर हो गई आपको? ये वाली बात क्लियर हो गई? मैं ये कह रहा हूं जो भी डिस्प्लेसमेंट या डिस्टरबेंस यहां पे था x इक्वल टू 0 पे, वो x पे पहुंचता है टी टाइम पे। चलो मैं एक और तरीके से समझाता हूं, जो x इक्वल टू 0 पे था और जो x इक्वल टू x पे है। तुम पहले तो ये रखो बच्चों, इसको इक्वेशन ऑफ वेव क्या है? इक्वेशन ऑफ वेव बच्चों ये है y एट एनी एक्स एट एनी टाइम t। ये चाहिए मुझे किसी भी x का किसी भी t टाइम पे, x का t टाइम पे चाहिए मुझे। x इक्वल टू 0 का नहीं चाहिए, x का t टाइम पे डिस्प्लेसमेंट चाहिए। जो काम बच्चों यहां पे t इक्वल टू 0 पे होता होगा वो बच्चों यहां पे t इक्वल टू एक्स अपॉन वी पे होता होगा। जो 0 पे होगा वो यहां इतने पे होगा। ये समझ में आ रहा है? जो काम यहां पे t पे होता होगा बच्चों वो यहां पे t प्लस का एक्स अपॉन वी पे होता होगा, ठीक है। किसी भी x पे वो t अपॉन, लेकिन मुझे चाहिए x वाले पार्टिकल पे t टाइम पे। तो मैं अगर यहां पे बोलूं कि कोई काम यहां पे t पे हो रहा है तो बच्चों को x इक्वल टू 0 पे t माइनस का एक्स अपॉन वी पे ही हो गया होगा। तो अगर आप कह रहे हो कि एक्सवा पार्टिकल किसी टी टाइम पे क्या कर रहा है, तो आपको क्या कहना है कि एक्स इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल टी माइनस का एक्स अपॉन वी पे जो भी कर रहा होगा वही काम एक्सवा पार्टिकल टी पे कर रहा होगा। और यही तो हमारी वेव की इक्वेशन है। एक्सवा पार्टिकल टी टाइम पे क्या कर रहा है, दैट इज आवर वेव इक्वेशन। सो आप बोलोगे कि सर एक्स इक्वल टू 0 वाला टी माइनस का एक्स अपॉन वी पे जो भी कर रहा होगा ना, वो पता कर लो। यहां तक क्लियर है बच्चों? ये पूरा क्लियर है? अब ध्यान से सुनना, मुझे ये गिवन है क्या, x इक्वल टू 0 वाला t टाइम पे क्या कर रहा होता है, ये मुझे पता है। ये फंक्शन मुझे गिवन होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ये गिवन होता है, ये गिवन होगा। दिस फंक्शन इज गिवन कि x इक्वल टू 0 को हम क्या करा रहे हैं। मुझे पता करना है कि ये x इक्वल टू 0 वाला t माइनस का x अपॉन v पे क्या कर रहा होगा।
तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे पहले टी था तो यहाँ टी आ रहा था। तो ये जो फंक्शन है ना, जहां इस फंक्शन में जहां जहां टी है ना, वहां टी माइनस का एक्स अपॉन बी रख दो, और ये चीज बच्चों वो है एट एनी एक्स एट एनी टाइम टी। तो जो x इक्वल टू 0 पे जो फंक्शन दे रखा है ना बच्चों, उसमें t माइनस का x अपॉन बी रख देना है बस, t माइनस का x अपॉन बी रख देना है। यहां तक समझ में आया? एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक वेव होती है बच्चों, दैट इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक वेव। सिंपल हार्मोनिक वेव जो हम डिटेल में पढ़ेंगे, जिसको ना मैं जा रहा हूं, एक मिनट ना। सिंपल हार्मोनिक वेव जिसको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। इससे भी पीछे वाली डन, ये डन। एसएचएम का रिकॉर्डिंग क्यों देखनी है? मतलब पहले ही कर लिया होगा ना एसएचएम तो कंप्लीट। अब एक होती है बच्चों सिंपल हार्मोनिक वेव। सिंपल हार्मोनिक वेव में बच्चों क्या होता है कि हर एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा होता है। आप x इक्वल टू 0 वाले को एसएचएम करवाते हो। इसको आप बोलोगे कि x इक्वल टू 0 वाला किसी भी t टाइम पे ऐसे मोशन कर रहा है, a साइन ओमेगा टी प्लस का फाई। जो मैं लिख रहा था ना स्टार्टिंग से, x इक्वल टू 0 एट एनी टाइम t इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तुम समझ गए? वो फंक्शन ही है, वो फंक्शन ही है। वो फंक्शन डिफाइन कर दिया मैंने कि व्हाट इज दिस पार्टिकल डूइंग। आपको पता लग गया कि x इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल किसी भी टाइम पे ये कर रहा है। अब मैं चाहता हूं कि एक्सवा पार्टिकल किसी भी टी टाइम पे क्या कर रहा होगा। मैं ये चाहता हूं एट एनी एक्स एट एनी टाइम टी। तो आपको पता है, अभी मैंने बताया कि जो एक्स इक्वल टू 0 कर रहा था ना, अगर वेव इधर जा रही है, तो जो एक्स इक्वल टू 0 कर रहा था बच्चों, कब? टी माइनस का एक्स अपॉन बी पे, वो काम अभी ये कर रहा होगा। क्योंकि देखो बच्चों, जो यहाँ पे टी पे हुआ वो यहाँ डायरेक्ट नहीं पहुंचेगा। तो तुम अगर यहाँ पे टी टाइम पे देखना चाहते हो तो वो पहले ही हुई होगी यहाँ पे चीज, और यहाँ पे पहले क्या हुआ होगा तो आपको इसके फंक्शन में रख के पता चलेगा ना। वो तो ये तो टी पे बताएगा, ये इक्वेशन तो आपको टी पे बताएगी। आपको अगर कोई जो भी टाइम रखोगे उसके हिसाब से इक्वेशन वैल्यू देगी आपको। तो आप बोलोगे कि सर ये जो फंक्शन ऑफ टाइम था ना, वो था ये ए साइन ओमेगा टी प्लस का फाई। लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, यहाँ पे टी नहीं है अब। ठीक है, तो अगर मुझे इस वेव की इक्वेशन चाहिए तो वो होगी बच्चों y एट एक्स इक्वल टू 0। मतलब जो ये फंक्शन है, इस फंक्शन में क्या रख दूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे x इक्वल टू 0 था, x इक्वल टू 0, यहाँ पे t था तो यहाँ पे t आ रहा था, यहाँ पे t माइनस का x अपॉन v, तो यहाँ पे t की जगह पे क्या रख दूंगा मैं, x अपॉन v। तो ये फंक्शन जो क्या बन जाएगा t माइनस एक्स अपॉन v पे, ये बन जाएगा बच्चों a साइन ओमेगा, t की जगह पे हम t माइनस का x अपॉन v रख देंगे, ये आ जाएगा। शिफ्टिंग ऑफ अ डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस की शिफ्टिंग हो रही है। ठीक है ना, डिस्टरबेंस शिफ्ट हो रहा है। क्या ये समझ में आया आप लोगों को? क्या मैं इसको अगले पेज पे ऐसे लिख सकता हूं, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा डिवाइडेड बाई वी एक्स प्लस का फाई। ये आ गया। अब देखो बच्चों, ये एक तरीके से एक ऐसा फंक्शन है जो टाइम का भी फंक्शन है और एक्स का भी फंक्शन है। आप इसमें एक्स की वैल्यू पुट करोगे तो पार्टिकल आएगा। कौन से पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हो? टाइम की वैल्यू पुट करोगे और वो आपको डिस्प्लेसमेंट, ये इक्वेशन आपको डिस्प्लेसमेंट दे देगी। ये इक्वेशन आपको बच्चों डिस्प्लेसमेंट दे देगी। ये एग्जांपल समझ में आया?
सो बच्चों यहाँ पे हर एक पार्टिकल जो है एसएचएम कर रहा होगा। जैसे ही आपने एक्स की वैल्यू फिक्स की ना, कि मैंने कहा एक्स इक्वल टू एक्स नॉट, उस वैल्यू को लाके रखोगे, एक्स पे डिपेंडेंसी खत्म हो गई। हाँ भाई, जैसे ही आपने कोई पार्टिकल पकड़ा, एक्स पे उसकी डिपेंडेंसी खत्म, फिर ये बन जाएगी बच्चों फंक्शन ऑफ टाइम ओनली। तो जब भी आपने कोई पार्टिकल पकड़ लिया ना, वो सिर्फ टाइम के साथ एसएचएम कर रहा होगा, ए एम्पलीट्यूड के, ठीक है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी से ए एम्पलीट्यूड के एसएचएम कर रहा होगा। खैर अभी इतना आगे बढ़ने का मेरा प्लान नहीं है, अभी इस इक्वेशन पे इतना जल्दी आगे जाने का प्लान नहीं है मेरा, वापस हमें उधर ही आना है। सो हमें ये समझ में आया, ये तो मैं तुम्हें जस्ट एक एग्जांपल देना चाहता था कि जो तुम्हारी इक्वेशन आती है ना बच्चों, वो इसी से डेराइव होके आती है, इसी चीज से उसका डेरिवेशन होता है, ठीक है, यहीं से। तो क्या मैं अब ये कह सकता हूं बच्चों, क्या मैं ये कह सकता हूं कि जब भी मुझे ये इक्वेशन चाहिए या वेव की इक्वेशन चाहिए, तो मुझे सबसे पहले ये फंक्शन ढूंढना है, एक्स इक्वल टू 0 पे क्या फंक्शन था, जो कि टाइम का फंक्शन होगा एक। इस टाइम के फंक्शन में मुझे टी की जगह पे एक्स अप टी माइनस का एक्स अपॉन वी रख देना है, और फिर मेरे पास एक वेव की इक्वेशन बन जाया करेगी ये एफ टी माइनस का एक्स अपॉन वी करके। ये बच्चों वेव की इक्वेशन बन जाएगी। ये इक्वेशन जो होगी ना बच्चों, अगर यहां पे माइनस है तो ये वेव प्रोपगेटिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन होगी। So if the coefficient of t and x are of opposite sign, this equation belong to a wave propagating in the positive x direction. What about the wave propagating in negative x direction? हाँ भाई, wave propagating, किसी को पता है डेरिवेशन कहां से आता है? इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। डेरिवेशन कैसे करते हैं इसका? इसका डेरिवेशन होता है बच्चों, सपोज दिस इज x इक्वल टू 0, वेव इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन। सो अब बच्चों हम इस जगह पे जाके नहीं देखेंगे, क्योंकि कंफ्यूजिंग हो जाएगा, x नेगेटिव है इधर, इधर पॉजिटिव है, हम यही वाला x पॉजिटिव ही रखेंगे। तो जो काम बच्चों यहाँ पे t पे हो रहा होगा ना, अब वो x इक्वल टू 0 पे t प्लस का x अपॉन v पे होगा। ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अरे वेव तो इधर से भी आ रही होगी ना, हम ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे, अदरवाइज तुम इधर वाले में ना वो माइनस माइनस में कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने पहले समझाने की कोशिश की बच्चों को, वो ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। हम इधर से लगा लेंगे ना भाई, जो वेव इधर से आ रही होगी, तो हमें ये तो पता है, हमें पता है कि x इक्वल टू 0 पे है, x इक्वल टू 0 वाला क्या कर रहा था, ये फंक्शन हमें दे रखा होगा। अब हम क्या करेंगे कि अगर हमें किसी x का किसी भी t टाइम पे पता करना है, तो हम बोलेंगे कि जो x इक्वल टू 0 t प्लस का x अपॉन v पे जो कर रहा होगा, यहाँ पर t पे हुआ, वो यहाँ पे t प्लस का x अपॉन v पे होगा, ले जाके पुट कर दो, एट एनी x एट एनी टाइम t इज इक्वल टू f ऑफ t प्लस का x अपॉन v, ठीक है, t प्लस का x अपॉन v। अपने आप ये ध्यान रखिएगा इस चीज का। सो बच्चों ये अगर पॉजिटिव होता है ना यहाँ पे पॉजिटिव, सो कोफिशिएंट of x and t of same sign, negative x direction is the propagation. Got it? Got it बच्चों? तो वेव अगर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, तो ये कॉन्सेप्ट होगा उसका। बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से, कोई चीज छोड़ के ही नहीं चलूंगा मैं। इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद ना तुम फिर चैलेंज कर लेना किसी को भी ना, कि भाई आ जा तो मेरे से वेव के बारे में बात कर ले, ठीक है।
ये बच्चों पॉजिटिव और नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट आपको एक तो समझ में आना चाहिए और एक ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए आपको ना कि ये मैंने कैसे समझाया है आपको। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पे, एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं बच्चों। बस आपको ये याद रखना है, अब आपके पास ये इक्वेशन वेव की इक्वेशन कहलाएगी अगर आप इस फंक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, ठीक है ना। किसी भी फंक्शन को अगर आप ऐसे रिप्रेजेंट कर पा रहे हो ना तो वो इक्वेशन ऑफ वेव कहलाएगी। इतना ध्यान रखना, ये फाइनाइट होना चाहिए और कंटिन्यूअस होना चाहिए। बस ये ध्यान रखना बच्चों, ये एक ऐसा फंक्शन होना चाहिए जो फाइनाइट हो और ये कंटिन्यूअस हो। बस इतना ध्यान रखना है। अब जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूं आपको ना वेव इक्वेशन का। ई की पावर ए एक्स प्लस का बीटी, ये वेव को रिप्रेजेंट करेगा क्या? इसको ई की पावर रूट के अंदर ए एक्स रूट के अंदर बीटी का होल स्क्वायर लिख लिया मैंने, ठीक है। अब अगर मैं इसको मान लू बच्चों, यहां से ये कॉमन ले लू, रूट के अंदर बी, रूट के अंदर बी कॉमन ले लू तो देखो ये बन गया टी माइनस का एक्स अपॉन बी का टाइप का। सो ई की पावर अगर मैं बी कॉमन ले लेता हूं यहां पे तो बच्चों ये बन जाएगा कुछ टी प्लस का रूट ए डिवाइडेड बाई रूट बी एक्स का होल स्क्वायर। आप इसको नीचे ले जाओ, देखो इस टाइप का फंक्शन बन गया, इस टाइप का। अगर बच्चों में यहां पे एक माइनस एक्स और लिख देता तो फिर तुम इसको इसमें कन्वर्ट नहीं कर पाते, तो तुम इसको बच्चों इसमें कन्वर्ट नहीं कर पाते। हां, अगर मैं यहां पे रूट के अंदर a डिवाइडेड बाई बी माइनस का t लिख देता, अब आप इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर आप माइनस हटा लो ना तो जो ये आ रहा है ना, जैसे मान लो, जैसे आप इसको अंदर वाली चीज को मान लो कुछ जेड बोल दो इसको ना, जैसे इसको एफ जेड बोल दो, तो बच्चों फिर पूरे फंक्शन को आप जेड की टर्म में कन्वर्ट कर पाने चाहिए ऐसे। ये ना हो कि टी और एक्स बच जाए, इस अंदर वाली चीज को अगर आप जेड बोल दो ना तो पूरे फंक्शन को आप इसमें कन्वर्ट कर पाने चाहिए। अगर आपने माइनस टी नहीं लगाया ना फिर नहीं कन्वर्ट होगा ये। कोशिश कर लेना, लाख कोशिश कर लेना, या तो टी बचेगा या एक्स बचेगा हमेशा। ये समझ में आ रहा है बच्चों? ये थोड़ी सी अलग ही चीज है जो मैं तुम्हें यहां पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हाउ टू फाइंड अ इक्वेशन इज रिप्रेजेंटिंग अ वेव और नॉट, ठीक है। ये वेव इक्वेशन है या नहीं है, ये हम कैसे पता करेंगे, आपको ये देखना पड़ेगा। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये इक्वेशन लिखी हुई है y इक्वल टू ई की पावर माइनस कुछ भी लिख लो, ऐसे लिख लो ए एक्स प्लस का बी टी का स्क्वायर माइनस का ए एक्स, दिस कैन नॉट रिप्रेजेंट अ वेव, मतलब दिस कैन नॉट बी अ वेव इक्वेशन। अगर यहाँ पे माइनस बी टी कर दिया, अब ये बच्चों कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो ई की पावर माइनस जेड स्क्वायर माइनस जेड, यस वेयर जेड इज ए एक्स प्लस का बी टी। ये समझ में आ रहा है आपको ये वाली चीज क्या कहना चाह रहा हूं मैं? ये रिप्रेजेंट कर सकती है।
ठीक है। लेकिन अगर अगर सिर्फ ये हो या ये, मतलब आपको सारे एक इक्वेशन एक्स और टी की दे रखी है, तो आपको उसमें क्या कर देना है, एक्स और टी का क्लब क्लब करके आपको ऐसे बना देना है कि आप उसको ऐसे लिख पाओ, आप इस इक्वेशन को ऐसे लिख पाओ, ऐसे। प्लस वीटी होगा तब भी नहीं होगा, मतलब कोई टी नहीं बचना चाहिए ना कोई एक्स बचना चाहिए, सेम एक्सप्रेशन आए। जैसे ये इक्वेशन आती कहां से है, आपके पास फंक्शन ऑफ टाइम होता है, आप टाइम की जगह पे क्या रखते हो, टी प्लस माइनस का एक्स अपॉन वी लाके पुट करते हो, टी प्लस माइनस का एक्स अपॉन वी लाके पुट करते हो। और भी एक तरीका है इसको पहचानने का ना, और भी एक तरीका है, मैं बताता हूं ना। जैसे मान लो मैं इसको वेव इक्वेशन नहीं बोलूंगा, मैं वो लेके चलता हूं, एक एग्जांपल लेके चलता हूं, ये वाला। जैसे e की पावर माइनस ax, या इसको लिख लो, जैसे लिख लो 2t माइनस का x और प्लस का 2t और कर लेते हैं, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा, ये ज्यादा अच्छा रहेगा बच्चों। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई। ये बच्चों ये थोड़ा सा देखो, मैं ये तो मैं वैसे ना भी कराऊं तो भी चलेगा काम, ठीक है। शायद इस पे कभी वैसे पूछा तो नहीं जाना चाहिए, पर पता नहीं, मुझे अब लग रहा है कि कर लो, ठीक है, कर ही लो। कभी इक्वेशन वगैरह पहचानने टाइप का आ गया, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग और आएगी इस टॉपिक को लेके। अब हमें बोला जाए कि क्या ये इक्वेशन ऑफ वेव है, क्या ये किसी वेव को रिप्रेजेंट करेगा, इसको भी माइनस कर लो, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये फंक्शन दे रखा है हमें एक्स और टी का, ठीक है, ये जो दे रखा है e की पावर माइनस का 2t माइनस एक्स माइनस का 2t, ठीक है। अगर ये अगर ये एक वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं पहले तो इसमें x की वैल्यू 0 रखूंगा और किसी भी टी टाइम पे वो फंक्शन पता करूंगा जो ft हुआ करता था हमारे पास, है ना। x की जगह पे 0 रख के पहले तो मैं x इक्वल टू 0 वाला फंक्शन पता करूंगा। तो मैंने x की जगह जैसे 0 रखा बच्चों, तो तुम्हारे पास आ गया e की पावर माइनस का 2t माइनस का 2t, e की पावर माइनस का 4t आ गया, ठीक है। अब अगर मैं इस फंक्शन की वेव बनाऊं बच्चों, इस फंक्शन से वेव इक्वेशन बनाऊं, तो वो यही होगी बच्चों कि जो x इक्वल टू 0 पर जो फंक्शन आया है उसमें t की जगह पे t माइनस का एक्स अपॉन वी रख दो, यही होगा, है ना। तो अगर मैं कहूं कि ये अगर फंक्शन लेके चलूं और इससे मैं वेव बना रहा हूं, तो इसकी वेव होगी बच्चों, इसमें रख दो, ये रखो उसमें पुट करके, e की पावर माइनस का 40 प्लस का वो मैंने एक गलती कर दी है, क्योंकि ऐसे लिखने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना, ये तो जाकर डायरेक्ट ही क्लब हो जाएगा, वो ये था, यहाँ पे स्क्वायर था, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर, तो जब एक्स की वैल्यू 0 रखोगे तो ये हो जाएगा 4t स्क्वायर माइनस का 2t, ठीक है, ऐसे। वो स्क्वायर था ना, फिर तो सिंपल, इसको अलग क्यों लिख रहा हूं मैं, फालतू ही अलग लिख रहा था मैं उसको ना, हाँ, फिर तो कोई पंगा ही नहीं होगा। तो वो स्क्वायर था बच्चों, तो जब मैं इसको ले जाके बच्चों टी एक्स इस वाले फंक्शन में जब टी की वैल्यू रखूंगा ना, टी माइनस का एक्स अपॉन वी, तो -4 तो बच्चों अलग आ जाएगा, टी माइनस का एक्स अपॉन वी का स्क्वायर होगा माइनस का 2 टी माइनस का एक्स अपॉन वी। सो अगर आप चाहते हो कि ऐसे फंक्शन से एक वेव बने, तो वेव की इक्वेशन बच्चों ऐसी दिखनी चाहिए, ऐसी ऐसी। अगर मैं इसको ऊपर वाली से कंपेयर करूं, ऊपर वाली से अगर मैं कंपेयर करूं बच्चों, e की पावर -4, इसमें से काम करता हूं, 2 कॉमन ले लेता हूं, तो -4 बाहर आ गया, t माइनस का x डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर माइनस का 2t है। v की वैल्यू बच्चों हमारी इक्वेशन में 2 होनी चाहिए, यहां पे जब तुम 2 रखोगे ना, तो
ये पंगा कर गया, समझ गए? ये वाला टर्म वहां पे नहीं है, ये वाला, तो ये वेव की इक्वेशन नहीं होगी। तो जब भी तुम्हें वेव की इक्वेशन दे रखी हो ना बच्चों, उसमें एक्स की वैल्यू 0 रख के वो फंक्शन ऑफ टाइम पता कर लो और फिर वो उसको दोबारा से प्रोसीड करो। जब भी तुम्हें ये पूछा जाए कि ये इक्वेशन वेव की इक्वेशन है या नहीं, उसमें एक्स की जगह पे 0 पुट करो। अब मैं तुम्हें स्टेप्स लिखा दूं, क्योंकि ये चीज मैंने भी थोड़ा ऐसे क्वेश्चन जरूर कराए मैंने, इसके मेरी शीट में है, पढ़ाई मैंने भी पहली बार है ऐसे ना आप लोगों को। द थिंग इज, अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि कोई भी एक फंक्शन ऑफ एक्स और टी दे रखा है बच्चों, आपसे पूछा जाए कि वो वेव इक्वेशन है या नहीं, रुक जा रे, अभी दिमाग में आ रहा है, स्टेप लिखा देने दे। तो आपको क्या करना है बच्चों, स्टेप्स कैसे फॉलो करने हैं? आपको सबसे पहले ये पता करना है, x इक्वल टू 0 पुट करना है t टाइम पे, यहां से फंक्शन पता करना है जो टाइम का आएगा। फिर इसमें देखना है कि t और x के कोफिशिएंट अगर सेम है तो आप इसको पता करोगे, जो कि ये जो फंक्शन आया है इसमें t प्लस माइनस एक्स अपॉन वी पुट करोगे। पुट करने के बाद अगर ये इक्वेशन ये सेम आ रहा है अगर, तो इक्वेशन होगी, और अगर वो दोनों सेम नहीं आए तो बच्चों इक्वेशन नहीं। गॉट इट? ये स्टेप्स है बच्चों। ये वो स्टेप्स हैं जो आप फॉलो करना पसंद करेंगे, शायद ना भी करें। शायद बहुत ज्यादा करें, बिल्कुल भी ना करें, कुछ भी हो सकते हैं। आया भाई, आता समझ में? क्या स्टेप्स है बच्चों? बिल्कुल सिंपल स्टेप है इक्वेशन को पहचानने के, और वो स्टेप ये है। चलिए भाई, अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, y इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3x माइनस का 2t का होल स्क्वायर प्लस का 1 रिप्रेजेंट अ वेव पल्स which is propagating in positive x direction. Find the wave speed, बताइए भाई, फाइंड द वेव स्पीड। हाँ, तुम चालू हो जाओ ना, मैथ्स इज सिंपल फिजिक्स, फिजिक्स इज सिंपल मैथ्स। पहली बार जब मैंने पढ़ा था ना ये एक दूसरे पे डिपेंडेंस, एट्थ या नाइन्थ क्लास में एक टॉपिक, एक सब्जेक्ट था शिल्प कला।
कला एंड शिल्प कला आर, मतलब कला और शिल्प कला गाड़ी के दो पहिए के समान है। जिस तरीके से गाड़ी एक पहिए से नहीं चल सकती, उसी तरीके से कला शिल्प कला के बिना नहीं चल सकती। पता नहीं क्या था, यूपी बोर्ड, हाँ। पता नहीं कौन सी कला थी, कोई काम नहीं आई। रट्टा बहुत मारा था उसका ना। जो सरस्वती विद्या मंदिर वाले होंगे ना, विद्या मंदिर, अच्छा। तो उनको पढ़ाई जाती होगी ना शिल्प कला। पुस्तक कला थी क्या वो? उसमें हस्तकला भी थी शायद ना, ठीक है। पुस्तक कला, हस्तकला, शिल्प कला। चलिए। मैंने जो हमारी बायोलॉजी वाली बुक थी ना, और एक थी भूगोल, इतिहास, ऐसे रट्टा मार लिए थे। पेज तक याद थे मेरे को, 10th की बता रहा हूं मैं। पेज तक याद थे मेरे को कि उस पेज पर ना ऐसा करके मैंने लिख रखा है, ऐसे ना काट पीट कर रखी है, वहां पे ये लिखा हुआ था यार, क्या क्या लिखा हुआ था ऐसे करके। ऐसे रट्टा मारा था। स्कूल जाना तो तभी बंद कर दिया था मैंने, 10th के स्टार्टिंग में ही। 1-2 महीने गए थे, घर पे ही पढ़ते रहते थे। फालतू में स्कूल जाओ, टीचर का भी दिमाग खराब, वो परेशान हो रहे हैं फालतू में, उनसे चैट करो, क्या मतलब बनते हैं। तो मतलब नहीं, वो बेचारे कुछ कहते नहीं थे कि ठीक है। यूपी बोर्ड में थोड़ा सा अच्छे होते हैं वो लोग ना, कुछ नहीं कहते। चलिए भाई, चलिए। हाँ जी, आया इस वाले का आंसर? आंसर आया इस वाले का? स्माइल आती है भाई, जब चलती नहीं ना तो तुम्हें स्माइल ही आती है। या तो तुम्हारी चलती है, स्माइल चलती है, दो ही चीजें चलती है। चलिए। सो इस वाले में क्या हो रहा है बच्चों, तो हमारा बच्चों को सिंपल मेथड वही रहेगा सॉल्व करने का इस टाइप के क्वेश्चंस को। हम ये कहेंगे कि मुझे अगर ये पता लग जाए कि x इक्वल टू 0 पे फंक्शन क्या है,
अच्छा ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, ये मेरे को यहीं से पता लग रहा है, दोनों के कोफिशिएंट अपोजिट साइन के। मैंने एक्स की वैल्यू बच्चों 0 पुट की तो ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 4t² प्लस का 1 के बराबर। ये वो फंक्शन आ गया बच्चों ना, एफ टी जिसको बोलते थे अपन जो है, ठीक है, ये वो फंक्शन आ गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे वेव की इक्वेशन लिखनी है इस फंक्शन के करस्पॉन्डिंग, ये जो है। तो बच्चों बस मुझे क्या करना है, x इक्वल टू 0 पे t माइनस का x अपॉन v पुट कर देना है, इसमें पुट कर दो बच्चों 2 डिवाइडेड बाई 4 t माइनस का x अपॉन v का स्क्वायर प्लस का 1। और अगर इस फंक्शन की वेव जो है अगर ये वाली है तो ये दोनों आपस में रिलेटिव ही होने चाहिए। अच्छा तो मैं स्क्वायर के अंदर t माइनस एक्स अपॉन वी करो या x अपॉन वी माइनस टी करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप इसमें से जो हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन दे रखी है उसमें से बच्चों का 2 कॉमन ले लो तो 4 t माइनस का x अपॉन 3x अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस का 1 ऐसे हो जाएगा। अगर आप दोनों को कंपेयर कर दो तो v की वैल्यू आ रही होगी बच्चों तुम्हारे पास 2/3 मीटर पर सेकंड के बराबर, ठीक है, ये आ रही होगी। लेकिन तुम लोग क्या इस मेथड को समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? मैं इतनी देर से एक ही चीज सिखा रहा हूं तुम्हें, ये मेथड क्या है, मतलब है कि कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अगर आप आईआईटी एडवांस टारगेट कर रहे हो तब तो ये आपको डेफिनेटली आना ही चाहिए, ठीक है, तब तो डेफिनेटली आप लोगों को समझ में आना ही चाहिए, ठीक है। चलो एक और मेथड है बच्चों इसको करने का, मेथड 2। इसको करने का बच्चों दूसरा मेथड भी है, इसको ग्राफ से करते हैं। जो ये इक्वेशन दे रखी है ना बच्चों, इसका y वर्सेस x कर्व बना लो। y इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3x² माइनस 2t का होल स्क्वायर प्लस का 1 है बच्चों। एट t इक्वल टू 0 देखो बच्चों, तो t इक्वल टू 0 पे आएगा y इक्वल टू, जब t की वैल्यू 0 रख दोगे ना तो 2 डिवाइडेड बाई 9x² प्लस का 1, ठीक है, ये आ गया। तो मैं ये बताया कि t इक्वल टू 0 पे इस फंक्शन की वैल्यू, इस फंक्शन को प्लॉट कर सकते हैं अपन, हाँ भाई इसको प्लॉट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू बच्चों मैक्सिमम आ रही होगी x इक्वल टू 0 पे, डिनोमिनेटर को मिनिमम कर दो, नहीं x इक्वल टू 0 पे, और कितनी आ रही होगी 2 के बराबर। उसके बाद बच्चों ये देखो 0 की तरफ चलता जाएगा फंक्शन, ऐसा चला जाएगा, ऐसा चला जाएगा कुछ, मतलब कुछ कुछ ऐसा होगा, इन्फिनिटी पे 0 को टेंड करेगा, यहां पे ये ऐसे जा रहा होगा। ये फंक्शन है बच्चों t इक्वल टू 0 पे। बच्चों जब आप टाइम फिक्स कर देते हो ना तो जो सारे पार्टिकल्स की जो पोजीशन आती है ना वो उसका एक स्नैपशॉट होता है। फोटो खींचा आपने ना इसका वेव का, t इक्वल टू 0 पे फोटो खींचोगे ना तो ऐसी दिखाई देगी ये रस्सी, ठीक है। जब आप टाइम फिक्स कर देते हो ना तो एक फोटो ले लिया आपने ना, टाइम मतलब फिक्स। अब जैसे बहुत सारे लोग थे, सपोज करो एक लाइन में खड़े थे और वो सारे अपनी जगह पे ही, जैसे लाइन इधर थी, ये लोग खड़े हुए थे ऐसे ना, जैसे यहाँ पे अगर तुम्हें समझाऊं अगले पेज पे, एक एक लाइन में लोग खड़े हुए थे, ये खड़ा, ये ऐसे करके, ये सारे के सारे, ये इधर भागता है, ये भी इधर भागता है, इसके बाद फिर ये भागता है, ये इधर भागने के बाद वापस आता है, ये भी इसको फॉलो कर रहा है, इधर जाता है वापस आता है, समझ रहे हो, ऐसे करके, मतलब ये खेल रहे हैं ऐसे करके। बच्चे हैं, बच्चे हैं, लोग नहीं है, बच्चे खेल रहे हैं ऐसे करके ना, ये बच्चे खेल रहे हैं ऐसे करके। तो बच्चों एक टाइम पे ऐसा हो सकता है कि ये शायद इधर हो, ये वाला यहां हो, ये वाला यहां हो। तो जब अगर आप एक इनके ऊपर से ड्रोन से पिक लोगे, ड्रोन से तुमने इनकी फोटो खींची किसी टाइम पे, तो जो फोटो आएंगी ना उसमें ये सब अलग अलग जगहों पे मिलेंगे आपको ना, अलग अलग जगहों पे। तो आपने t इक्वल टू 0 एक टाइम बोला, उस पर फोटो ली, एक किसी और टाइम पे फोटो ली, तो आप देखोगे
कि इनकी पोजीशन मिलेगी आपको ना, हर बच्चे की पोजीशन मिलेगी उस फोटो में, और वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही होगी। मतलब जैसे इस टाइम पे ली तो आप ये नहीं बता सकते वो किधर जा रहा है किधर नहीं जा रहा, आपको एक पोजीशन मिल गई। समझ में आ रहा है बच्चों ये? सो ये जो y वर्सेस x कर्व होता है ना बच्चों, ये एक तरीके से फोटो होता है। क्या होता है? फोटो। तो y वर्सेस x कर्व हमेशा किसी टाइम पे एट एनी टाइम t होगा। एक टाइम फिक्स कर दिया जाएगा, उस टाइम पे आपको ड्रॉ करना है, क्योंकि यहां पे दो दो वेरिएबल है ना। ठीक है, दो वेरिएबल है बच्चों। और बच्चों जब भी आपको y वर्सेस t कर्व होगा, y वर्सेस t, ये बच्चों फॉर अ पार्टिकल होगा। आपने एक पार्टिकल फिक्स कर दिया होगा, आपने x की वैल्यू पुट कर दी होगी, तभी y फंक्शन ऑफ x बचेगा। ठीक है, तो जब ये होता है ना तुम्हारे पास y इज फंक्शन ऑफ x एंड t, तो जब आप इसमें t की वैल्यू t नॉट रख दोगे, तो अब ये बचेगा बच्चों y फंक्शन ऑफ x बचेगा ओनली। इसलिए आप ये ड्रॉ कर रहे हो। अगर आपने इसमें x की जगह x नॉट रख दिया तो y फंक्शन ऑफ टाइम बचेगा। सो बच्चों आप एक पार्टिकल का मोशन देख रहे हो, अब इस वाले पार्टिकल का। क्या ये पहले तो ये दो चीजें समझ में आई आपको? ग्राफ से पहले क्लियर करना है कि ग्राफ है किसका। ठीक है, ओके। तो ये ग्राफ आया बच्चों, मैंने किसका बनाया? y वर्सेस x का। तो बच्चों ऑब्वियस सी बात है कि ये टाइम पे बनेगा, तो आपको टाइम बताना पड़ेगा। y वर्सेस x मतलब शेप आपको फोटो में कैसा दिख रहा होगा इस टाइम पे। ठीक है, फोटो में कैसा दिख रहा होगा ऐसा। अब आपने एक और टाइम लिया, आपने कहा कि सर एक काम करते हैं, t इक्वल टू 1 सेकंड पे भी देख लेते हैं क्या कर रहा है। जैसे आप t की वैल्यू 1 रखोगे बच्चों, y इक्वल टू आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 9 एक्स स्क्वायर। y इक्वल टू आएगा बच्चों 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। ये आएगा, ये आएगा बच्चों 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस का 1। अब अगर आप इसको प्लॉट करो, कैसा आएगा इसका ग्राफ? इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी x इक्वल टू 2/3 पे। और कितनी आएगी? x इक्वल टू 2/3 पे, जीरो हो जाएगा 2 के बराबर। और इन्फिनिटी पे कितनी आएगी? इन्फिनिटी पे अभी भी जीरो होगी। जो फिनोमेना बच्चों t इक्वल टू 0 पे था ये, और ये t इक्वल टू 1 सेकंड पे है, क्या आप ये देख पा रहे हो? पूरा ग्राफ इधर शिफ्ट हो गया। कितना? 2/3 मीटर। 2/3 मीटर शिफ्ट हो गया। इसकी वेलोसिटी लिख सकता हूं मैं, 2/3 मीटर पर सेकेंड। 2/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये समझ में आया? एक ग्राफ से मिल गया, एक मेथड आपके पास ये हो गया, और ये हो गया एक मिरर का भी। अच्छा, हाँ यार वो लास्ट में ध्यान नहीं दिया उसका ना। अरे अभी छुट्टी नहीं दे, रुक जाओ 5 मिनट। छोटी छोटी सी बातें और डिफाइन कर देने तो मेरे को। क्वेश्चन कैसे बनाओगे अदरवाइज तुम? ये तुम ये मत समझो इस टॉपिक को मैं 1 घंटे में भी पढ़ा सकता था यहां तक, लेकिन तुम्हें एक एक चीज समझ में आई होगी, इक्वेशन होती क्या है, क्यों होती है, और कैसे आपको इसको अप्रोच करना है। इसलिए चुपचाप बैठो। हाँ, ये तो बच्चों इसके बारे में सारी की सारी बातें हो गई है ना। ये तो सारी की सारी बातें इसके बारे में हो गई। अब अपन थोड़ा सा सिंपल हार्मोनिक वेव पे ही आ जाते हैं दोबारा से। सिंपल हार्मोनिक वेव, तो डेरिवेशन तो मैं करा ही चुका हूं। ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस का फाई। अगर आप प्लस यूज कर रहे हो, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होगा वेव प्रोपोगेशन, है ना। और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन वेव
प्रोपगेशन। एक जल्दी से मेरे को बताओ कि y इक्वल टू 10 mm साइन 2 पाई x माइनस का पाई t प्लस का फाई। क्या आप इसकी डायरेक्शन बता सकते हो मेरे को? डायरेक्शन किधर होगी इसकी? ये इसकी किधर होगी? इसकी मतलब ये चीज क्लियर है ना तुम्हारी? तो जब बच्चों हमें इससे मतलब नहीं कि टी का कोफिशिएंट या एक्स का कोफिशिएंट, हमें इन दोनों का अपोजिट देखना है बस। दोनों का बस अपोजिट होना चाहिए। तो ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन होगी इसकी बस। और जब मैंने यहां पे भी माइनस लगा दिया था, यहां पे भी माइनस लगा दिया था, तो वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन होगी। अब माइनस को कॉमन लेके अब पाई के साथ इसको एडजस्ट कर सकते हो। पाई पाई से इसको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो ये एक बहुत बेसिक सी बात थी कह रही। तो अब आ जाओ बच्चों, इसमें कुछ चीजें डिफाइन होती हैं। मैं एक इक्वेशन ले रहा हूं, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस का फाई। बच्चों ये जो होता है दिस इज कॉल्ड फेज। और ये बच्चों अब डिपेंड करता है एक्स पे और टी पे, ये दोनों पे डिपेंड करता है। एसएचएम में बस ये टाइम पे डिपेंड करता था। फेज टाइम के साथ चेंज होता था। मैं बोलता था ना टाइम के साथ, मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, हमारी लाइफ का फेज भी टाइम के साथ चेंज होता रहता है, क्योंकि हम अपने बारे में इंटरेस्टेड थे। मैंने बोला था कि मेरी लाइफ का फेज टाइम के साथ चेंज होता रहता है, कई दिन अच्छे होते हैं, कई बुरे होते हैं, कई न्यूट्रल होते हैं ना। लेकिन व्हेन देयर आर मल्टीपल पीपल, आप भी हो, आपके घर में और भी लोग हैं, आप सबके फेज को अगर स्टडी करना चाहते हैं तो हर बंदे का फेज अलग अलग होगा। सो इस वजह से बच्चों जो फेज होता है ना, अलग अलग पार्टिकल का बच्चों अलग अलग होगा अलग अलग टाइम पे। तो फेज बच्चों फंक्शन ऑफ टाइम और एक्स आ गया, दोनों का बच्चों आ गया। ठीक है, सो अगर तुम्हें कोई बोले फेज डिफरेंस, तो बच्चों फाइनल फेज मतलब किसी और टाइम पे फेज माइनस का किसी और टाइम पे बोलोगे आप, तो आप बोलोगे कि सर ऐसा करो, जैसे वेव जा रही थी, एक तो ये वाला पार्टिकल पकड़ लिया, इसका फेज t1 टाइम पे, और ये वाला पार्टिकल पकड़ लिया, इसका फेज t2 टाइम पे। हम इन दोनों के फेज कंपेयर करना चाहते हैं, x1 पार्टिकल का और x2 पार्टिकल का, x1 का t1 टाइम पे, x2 का t2 टाइम पे। जैसे इसका फेज लिख रहा हूं बच्चों में, इसका फेज आएगा x की जगह x1 आएगा, इसकी जगह ये आएगा। ठीक है, तो फेज डिफरेंस देखूंगा ना बच्चों में, ओमेगा t2 माइनस का t1 माइनस के x2 माइनस का x1 आ जाएगा। ये आ जाएगा बच्चों, ये आ गया। अब इसमें केस बनते हैं। आप एक ही पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हो, x1 इक्वल टू x2, मतलब यू आर इंटरेस्टेड इन अ सिंगल पार्टिकल, कि मैं तो इसी पार्टिकल का देखना चाहता हूं। जैसे आप x1 और x2 बराबर करोगे ना बच्चों, तो जो फेज डिफरेंस है ना, वो ओमेगा डेल्टा टी के बराबर आ जाएगा। तो तुम्हें पता है कि फेज में उसका टाइम के साथ ही चेंज होगा। जब आपने पार्टिकल फिक्स कर दिया तो उसका तो मोशन जो है, जो भी हो रहा होगा, वो सिर्फ टाइम के साथ ही चेंज होना है बच्चों। बच्चों कोई भी पार्टिकल अपने दोबारा से सेम फेज में आ जाता है 2n पाई टाइम बाद। कोई भी पार्टिकल दोबारा से सेम फेज में आ जाता है 2n पाई टाइम बाद। मतलब डेल्टा पाई जैसे 2n पाई होता है ना, डेल्टा पाई, तो पार्टिकल का फेज सेम हो जाता है। तो बच्चों यहां से डेल्टा टी आएंगे 2n पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा के बराबर। ये वो टाइम होंगे जब सेम फेज में आएगा ये पार्टिकल, अपना मोशन रिपीट करना स्टार्ट करेगा। और डेल्टा टी की जो मिनिमम वैल्यू होती है ना बच्चों, उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं, और टाइम पीरियड आ जाता है 2 पाई बाई ओमेगा के बराबर। तो वो मिनिमम टाइम जिसके बाद पार्टिकल अपना मोशन रिपीट करेगा, वो उसका टाइम पीरियड कहलाएगा। ठीक है, पार्टिकल के मोशन का रिपीट होने का टाइम जो होगा, वही ऑब्वियस सी बात है, ये सिंपल हार्मोनिक वेव है, एसएचएम कर रहे हैं सारे पार्टिकल,
तो आना ही यही था, ठीक है, यही आना था। ये क्लियर हो गया। एक तो बच्चों फेज डिफरेंस और टाइम पीरियड, दो चीजें बता दी मैंने। अगला होता है बच्चों, मान लो आपने एक ही टाइम पे बात कर रहे हो, टाइम अलग अलग नहीं लिए, ठीक है, लेकिन पार्टिकल एक नहीं है, पार्टिकल दोनों अलग अलग हैं। तो मतलब जैसे आपका और आपके भाई का मैं हाल पूछूं आपसे एक साथ, क्या भाई आपकी कंडीशन आज कैसी, आज कैसा लग रहा है आपको? आप बोलो सर बहुत बुरा, ये आईआईटी की जब से तैयारी करना चालू की ना सर, मेरी जिंदगी में तो मतलब एक अच्छा नाम का वर्ड ही डिलीट हो गया है। मैं कई बार सपने में भी ढूंढने जाता हूँ ना, तो सर मैं बहुत गड्ढों में चला जाता हूँ, खाई में चला जाता हूँ, लेकिन वहां पे अच्छा वर्ड तो वहां पे मेरे को कभी नहीं मिलता। फिर मैंने आपके भाई से पूछा, हाँ भाई आपका क्या छोटा भाई है? मेरा तो बहुत मस्त है, आज ही केक खाने को मिला है मेरे को तो, ठीक है, या बहन है आपके घर में तो मतलब उनको तो सपोज उसी दिन केक वगैरह या पेस्ट्री वगैरह खाने को मिल गई, तो मतलब लोग होते हैं दीवाने होते हैं, ठीक है, थोड़े इसके। तो क्या बात कर रहा था मैं, तो उनकी जिंदगी में अब दोनों की फेज अलग अलग है, लेकिन एक ही टाइम पे दोनों अलग अलग बंदे थे, इसलिए दोनों का फेज अलग अलग है, ठीक है। सो अब जो डेल्टा फाई होगा ना बच्चों, फेज डिफरेंस जो होगा वो के एक्स टू माइनस एक्स वन के बराबर होगा, के एक्स टू माइनस एक्स वन के बराबर होगा। सो अगर आप बच्चों सेम फेज वाले पार्टिकल देखना चाहते हो जिनका फेज सेम है, ऐसे पार्टिकल जिनका फेज सेम, फेज जो है सेम है, तो तुम्हें पता है कि डेल्टा फाई किसके बराबर होना चाहिए, 2n पाई के बराबर। अच्छा, मैंने इसको के बोला था क्या बच्चों? एक चीज जो हम मुझे यहीं पे बता देनी चाहिए थी, कहा कि सिंपल हार्मोनिक ये जो होता है ना ओमेगा बाई वी, इसको हम के बोलते हैं वेव नंबर, ओमेगा डिवाइडेड बाई वी, ठीक है, इसको वेव नंबर भी बोला जाता है, ओमेगा डिवाइडेड बाई वी। नहीं, वेव नंबर ही बोलते हैं यार फिजिक्स में इसको इस तरीके से, और तुम केमिस्ट्री वाले से कंफ्यूज मत हो, केमिस्ट्री में 1/लैम्डा को बोलते हैं, है ना, इधर वेव नंबर ही बोलते हैं इसको। उस दिन भी बता रहा था मैं मॉडर्न वाली क्लास में आप लोगों को ना। सो बच्चों डेल्टा फाई जैसे इसके बराबर हुआ, मतलब सेम फेज वाले दो पार्टिकल मिल जाएंगे जिनका फेज डिफरेंस 2n पाई के बराबर होगा, वो सेम फेज में होंगे। आपने इसको बराबर कर दिया उसके, के की वैल्यू थी ओमेगा बाई वी के बराबर, इंटू एक्स टू माइनस का एक्स वन इज इक्वल टू 2n पाई। सो बच्चों एक्स टू माइनस एक्स वन आ जाता है तुम्हारे पास 2n पाई इंटू वी डिवाइडेड बाई ओमेगा। इसकी मिनिमम वैल्यू एन की वैल्यू 1 ले लेंगे, एक्स टू माइनस एक्स वन मतलब दो पार्टिकल जिनके बीच का डिस्टेंस मिनिमम है और दोनों सेम फेज में, तो वो 2 पाई बाई ओमेगा इंटू वी। 2 पाई बाई ओमेगा अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, एक पार्टिकल के ऑक्सीडेशन कंप्लीट करने का टाइम है, इंटू वी इज एक्स टू माइनस एक्स वन। सो एक्स टू माइनस एक्स वन बच्चों वो मिनिमम डिस्टेंस लैम्डा कहलाती है, वेवलेंथ कहलाती है, जहां पे पार्टिकल दोनों सेम फेज में होते हैं। एक वेव के दो पार्टिकल के बीच का मिनिमम डिस्टेंस जो वो सेम फेज में होते हैं, दैट मिनिमम डिस्टेंस इज लैम्डा, और लैम्डा बच्चों वी इंटू टी के बराबर आ जाता है। टी को अगर इधर ले जाओ तो 1/टी हो जाएगा, वी इक्वल टू एफ लैम्डा भी बन जाता है, एफ इज द फ्रीक्वेंसी। समझ में आया बच्चों, फेज डिफरेंस लैम्डा एफ ये सब। अब मैंने वो बच्चों वाले क्वेश्चंस नहीं कराए कि एक इक्वेशन देता तो मैं बोलता बताओ लैम्डा कैलकुलेट करो इसका, के वगैरह तुम पहचान ही लोगे, ठीक है, के वगैरह तुम पहचान लोगे। अब इसको अपन जो है कंटिन्यू करेंगे आगे यहीं से, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क दे देता हूँ और शीट अपलोड कर देता हूँ आप लोगों की। होमवर्क, ए लैग वालों, तो जल्दी लैग आ जाता तुम्हारा, क्लास स्टार्ट नहीं हुई लैग आ गया।
सो बच्चों पहला क्वेश्चन करना है आपको, दूसरा करना है, तीसरा करना है, चौथा करना है, पांचवा भी ट्राई करना है, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 12 तक करने, ठीक है, 1 to 12। इसके, ये तो इसके थे। सब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 1, सब्जेक्टिव का 1, सब्जेक्टिव में तो ज्यादा होंगे नहीं। अरे रुक जा, 12 हुए ना, एक ही तो हुआ है, 13, 13 क्वेश्चन ही तो हुए। ये कहाँ से आ गया मैं दोबारा उधर। ये मैट्रिक्स करना है बच्चों आप लोगों को, दूसरा वाला, दूसरा वाला मैट्रिक्स करना है आपको कंप्लीट। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? नहीं आएगी। अरे बस छोटे छोटे से क्वेश्चन है, पता भी नहीं लगेगा आप लोगों को ना कब खत्म कर दिया आपने। मोर देन वन करेक्ट, एक्सरसाइज 2 का, सेक्शन ए का 1, 2, 3, नहीं 3 नहीं करना, 1 और 2, 1 और 2, 4, 1 to 4, 5, 1 to 4, 5, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, ठीक है। कल तो वो मॉडल का होमवर्क करके आ रहे हो ना आप लोग, ठीक है, बाय।